वो थोड़ा निराश था, लेकिन उसका मूड जल्दी ही बदल गया जब टीचर याओ युआनफेंग ने अचानक कुछ अच्छी खबर सुनाई। टीचर ने क्लास की तारीफ की और उनसे कहा कि एलीट स्टूडेंट्स होने के नाते उन्हें अपने से ऊपर वालों को चैलेंज करना सीखना होगा। फिर उन्होंने अनाउंस किया कि 1 महीने में उनकी क्लास सेकेंड ईयर की सबसे स्ट्रॉन्ग रेगुलर क्लास को चैलेंज करेगी और उन्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। लिन जिचेन, जो विरोधियों की कमी की वजह से फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा था, अब काफी खुश था। एक नया मैच खुद चलकर उसके पास आया था, जो किसी वरदान से कम नहीं था। क्लास खत्म होने के बाद थोड़े सुधरे हुए लुगांग ने लिन जिचेन के पास जाकर बात की। उसने एडमिट किया कि उसने स्कूल को कम आंका था और डिक्लेयर किया कि अब से वो लिन जिचेन को अगले 3 सालों तक अपना राइवल मानेगा। लिन जिचेन को एहसास हुआ कि टीचर के दूसरी क्लासेस को चैलेंज करने के प्लान के साथ 1 साल के अंदर अपना अचीवमेंट पूरा करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। वांग शोजी ने भी उसका सामना किया और कसम खाई कि वे ग्रेजुएशन से पहले अपनी हार का बदला जरूर लेंगे। हालांकि लिन जिचेन का ध्यान सिर्फ फायदों पर था। उसने कैलकुलेट किया कि उसने एग्जाम प्राइजेस से ही 3000 युआन से ज्यादा कमा लिए हैं। वो काफी एक्साइटेड था क्योंकि अब वो इन पैसों से और ज्यादा बीस्ट मीट खरीद सकता था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और नान युआन की जोड़ी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जिससे वे गुस्से में लाल हो गए। उस रात अपने कमरे में वापस आकर उसने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचा। हालांकि उसने रिवॉर्ड से कुछ पैसे कमाए थे, फिर भी वो उसकी जरूरत के हिसाब से बीस्ट मीट खरीदने के लिए काफी नहीं थे और पैसे कमाने के लिए उसने अपने पेरेंट्स के नक्शे एकदम पर चलने का फैसला किया और एक वेब नॉवल ऑथर के तौर पर रजिस्टर किया। अपनी सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की वजह से उसकी राइटिंग कमाल की थी। अगली सुबह उसे अपने मैसेज में यूईवेन प्लेटफॉर्म से एक कॉन्ट्रैक्ट इन्विटेशन मिला। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उस दिन की एक खबर ने उसका ध्यान खींचा। रिपोर्ट 2 घंटे पहले हुई एक डरावनी घटना के बारे में थी। शहर के बाहरी इलाके में एक जाइंट म्यूटेंट रैट ने फ्रोजन मीट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी पर हमला किया था। न्यूज रिपोर्ट में उस भयानक हमले की पूरी डिटेल दी गई थी। वो म्यूटेंट रैट 5 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और इतना पावरफुल था कि उसने एक साइबोर्ग को काटकर 2 टुकड़े कर दिए। उस साइबोर्ग ने दुश्मन को खत्म करने के लिए अपने हिडन बैकअप एनर्जी कोर को एक्टिवेट कर खुद को उड़ा दिया। धमाका इतना बड़ा था कि जाइंट म्यूटेंट रैट के मौके पर ही चीथड़े उड़ गए। खबर पढ़कर लिन जिचेन दंग रह गया। वो उस भयानक चूहे की इमेज को घूरने लगा और डर के साथ सोचने लगा कि शंघाई सिटी में ऐसे कितने जाइंट म्यूटेंट रैट्स छिपे होंगे। उसने ये भी सोचा कि इतने विशाल जीव आखिर कहाँ छिपे हो सकते हैं। सेकेंड ईयर की स्ट्रॉन्ग रेगुलर क्लास के साथ स्पैरिंग सेशन का दिन आ गया और स्टूडेंट शंघाई हाई जिम्नेजियम में इकट्ठा हुए। मैच से पहले टीचर याओ युआनफेंग ने अपने टॉप फाइटर्स के साथ एक स्ट्रेटजी मीटिंग की। उन्होंने चेतावनी दी कि हालांकि उनके टॉप फाइटर्स स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अपोजिट क्लास ओवरऑल ज्यादा मजबूत है और वे उन्हें थकाने के लिए डिफेंसिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने ऑर्डर दिया कि वे अपनी फाइट्स को जितनी जल्दी हो सके खत्म करें। मीटिंग खत्म होते ही लिन जिचेन रिंग की तरफ भागा। अपना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अचीवमेंट पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नए विरोधियों को हराने की चाहत में उसने सबसे पहले जाने के लिए वॉलंटियर किया। सेकेंड ईयर क्लास की एक लंबी लड़की जिसके बाल सुनहरे थे रिंग में उतरी। ये देखकर कि उसका मुकाबला किससे है, उसने तुरंत अपने टीचर से कंप्लेंट की कि एलीट क्लास ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को पहले भेज दिया है। उसने दावा किया कि वो अपनी क्लास की सबसे कमजोर स्टूडेंट है और सवाल किया कि वो उसका मुकाबला कैसे करेगी। ये सुनकर टीचर याओ युआनफेंग दूसरे टीचर के पास गए, जिन्हें वे ब्रदर फेंग बुलाते थे। उन्होंने गुस्से में उन पर स्पैरिंग के रूल्स तोड़ने का इल्जाम लगाया, जिसके मुताबिक सबसे कमजोर स्टूडेंट्स को पहले लड़ना चाहिए। उन्होंने जानना चाहा कि दूसरे टीचर ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को पहले मैच में क्यों भेजा। विवाद को सुलझाने के लिए टीचर याओ ने लिन जिचेन को स्टेज से नीचे आने को कहा और बताया कि वो बाद में जा सकता है और पहले कमजोर स्टूडेंट्स को मौका देने को कहा। लिन जिचेन ने न चाहते हुए भी बात मान ली और नीचे उतर गया। टीचर ने फिर झोंग ईजिया की तरफ इशारा किया और उसे पहले जाने को कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी और उसने प्रोटेस्ट किया। मौका देखकर शेन किंगहान आगे आई। उसने लड़ने के लिए वॉलंटियर किया और टीचर याओ से कहा कि चूंकि वो सबसे कमजोर है इसलिए उसे ही पहले जाना चाहिए। शेन किंगहान नर्वस होकर रिंग में उतरी और वो उस लंबी सुनहरे बालों वाली लड़की से डरी हुई लग रही थी। साइड से उसके क्लासमेट्स, जिनमें चुरुई और हेयू शामिल थे, जोर जोर से अपनी दोस्त हान हान को चीयर करने लगे। हालांकि इस अचानक आए प्रेशर ने शेन किंगहान को और भी ज्यादा नर्वस कर दिया। मैच शुरू हुआ और सुनहरे बालों वाली लड़की ने तुरंत एक पावरफुल पंच के साथ हमला किया, जिसे शेन किंगहान ने किसी तरह ब्लॉक कर लिया। मुकाबला बराबरी का न होने के बावजूद शेन किंगहान ने हार नहीं मानी। जानती थी कि वो जीत नहीं सकती, लेकिन उसने जितनी देर हो सके टिके रहने का फैसला किया और अपने अपोनेंट की स्टेमिना खत्म करने के लिए डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाई। उसका प्लान काफी असरदार साबित हुआ। 3 मिनट बाद सुनहरे बालों वाली लड़की हौंफने लगी। वो शेन किंगहान की एंड्योरेंस देखकर हैरान थी। एहसास हुआ कि अगर लड़ाई जारी रही तो उसकी स्टेमिना खत्म हो जाएगी और उसने मैच को जल्दी खत्म करने का फैसला किया। वो एक आखिरी और मजबूत पंच के साथ आगे बढ़ी। वो वार लगा और शेन किंगहान जमीन पर गिरकर हार गई। वो खड़ी हुई
तो वो साफ तौर पर शर्मिंदा लग रही थी। टीचर याओ युआनफेंग ने उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ की। उन्होंने उसे थम्स अप दिया और कहा कि उसने बहुत अच्छा किया और उसकी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट थी। लिन जिचेन ने भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा दिया। उसने उससे कहा कि 1 साल ज्यादा ट्रेनिंग वाले सीनियर के खिलाफ 3 मिनट तक टिके रहना बड़ी बात है और उसने काफी प्रोग्रेस की है। ये सुनकर शेन किंगहान ने एक प्यारी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। शेन किंगहान की हार के बाद एलिट क्लास की एक और ब्राउन बालों वाली लड़की रिंग में उतरी। ये देखकर कि उसकी सीनियर अपोनेंट पिछले मैच के बाद थक गई है, उसने मौका देखा और हमला कर दिया। उसने एक जोरदार किक मारी, लेकिन एक्सपीरियंस सीनियर ने आसानी से उसे चकमा दिया और चेहरे पर एक तेज पंच मारा। ब्राउन बालों वाली लड़की को जल्दी ही दबोच लिया गया और उसने हार मान ली। सीनियर ने उसका मजाक उड़ाया कि क्या वो रेगुलर क्लास को कम समझ रही थी और कहा कि भले ही वो टैलेंटेड न हो, लेकिन उसने 1 साल ज्यादा ट्रेनिंग की है। उसने लड़की से कहा कि 1 साल और ट्रेनिंग करने के बाद ही वापस आकर लड़ना। तभी चुरुई आगे आई। डिटर्मिनेशन के साथ उसने डिक्लेयर किया कि वो शेन किंगहान का बदला लेगी और सीनियर को हरा देगी। चुरुई एक जबरदस्त फाइटर साबित हुई। उसने एक ही पावरफुल पंच से अपनी सीनियर अपोनेंट को आसानी से हरा दिया। साइड से शेन किंगहान ने बड़े उत्साह के साथ उसे चीयर किया। चू रुई की तारीफ करते हुए लिन जिचेन ने शेन किंगहान से कहा कि वो भी बहुत अमेजिंग थी। उसने समझाया कि चू रुई की जीत आसान थी क्योंकि शेन किंगहान ने पहले ही सीनियर की स्टेमिना खत्म कर दी थी। शेन किंगहान खुशी से मुस्कुराती है। 2 घंटे बाद स्पैरिंग सेशन फिर से शुरू हुआ और एलीट क्लास ने स्कोर बराबर कर दिया। टीचर याओ युआनफेंग दूसरे साल के टीचर ब्रदर फेंग के पास जाते हैं और उन्हें ताना मारते हैं। वो कहते हैं कि उनकी क्लास में सिर्फ 4 फाइटर्स बचे हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि वो शर्त जीत जाएंगे। लेकिन फिर वो अपने स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ते हैं और उन्हें वार्न करते हैं कि वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट न हो। वो कहते हैं कि उनकी क्लास की असली ताकत उनके 4 टॉप फाइटर्स लिन जिचेन, वांग शुजी, लू गोंग और हेयू में है। असली शोडाउन तो अब शुरू हो रहा है। टीचर की बात खत्म होते ही हेयू को अगला मुकाबला करने के लिए कहा जाता है। वो एक पक्के इरादे के साथ अपनी उंगलियां चटकाता है और एक ड्रामेटिक पोज के साथ रिंग में एंट्री करता है। वो फाइटिंग स्टांस लेता है और ड्रामेटिक अंदाज में अपने सीनियर अपोनेंट से पूछता है कि क्या वो उसके मुक्कों का सामना करने के लिए तैयार है। वो सीनियर, जो भूरे बालों वाला लड़का है, मुस्कुराता है और ह्यू से कहता है कि इतना बचपना और ड्रामा मत दिखाओ। गुस्सा होकर ह्यू तुरंत एक तेज किक मारता है जिससे सीनियर हारकर जमीन पर गिर जाता है। अपने गिरे हुए अपोनेंट के पास खड़े होकर ह्यू उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि कम स्किल होने के बावजूद उसमें इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया। ऐसे ही ह्यू अपनी जीत सेलिब्रेट करता है। पर्पल बालों वाला एक और ताकतवर सीनियर रिंग में घुसाता है। वो ह्यू को घूरता है और उसे उसके तानों के लिए एरोगेंट कहता है। वो सीनियर तुरंत एक जोरदार पंच मारता है और अपने जूनियर को सबक सिखाने की बात करता है। सीनियर के लिए ये एक शौक था क्योंकि हेयू बहुत ही तेज स्पीड से हमले से बच जाता है। फिर हेयू एक पावरफुल किक मारता है जिससे सीनियर उड़ता हुआ दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसकी शानदार जीत देखकर चुरुई और शेन किंगहान खुशी से चिल्लाने लगते हैं और हेयू का हौसला बढ़ाते हैं। अपनी कामयाबी से जोश में आकर हेयू एक के बाद एक कई अपोनेंट्स को हराकर विनिंग स्ट्रीक पर चला जाता है। लगातार 5 फाइटर्स को हराने के बाद हेयू थक जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। थकान के बावजूद वो हिम्मत दिखाता है और अगले अपोनेंट को चैलेंज करता है कि वो 10 और लोगों से लड़ सकता है। हालांकि ये साफ था कि उसकी स्टेमिना खत्म हो रही है। उसका ये शानदार सफर तब खत्म होता है जब वो अपने छठे अपोनेंट से हार जाता है। हेयू के बाहर होने से एलीट क्लास के लिए सिचुएशन काफी मुश्किल हो जाती है। अब उनके पास सिर्फ 3 फाइटर्स बचे हैं जबकि दूसरे साल की क्लास के अभी भी 13 मेंबर्स बाकी हैं। हेयू के हारने के बाद अब वांग शुओजी की बारी है। वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और अकेले ही 10 अपोनेंट्स को अपनी तेज किक्स और पंचेस से हरा देता है। लेकिन इतनी सारी लड़ाइयों का असर उस पर दिखने लगता है। अपने 11वें मैच के दौरान वांग शुओजी की स्टेमिना खत्म हो जाती है और वो हार जाता है। उसके बाद लूगांग आता है जो 10 मिनट से भी कम समय में अपोजिट टीम के 2 टॉप फाइटर्स को हरा देता है। अब जब अपोनेंट्स का सिर्फ आखिरी फाइटर बचा है, टीचर याओ युआनफेंग मजे लेते हुए कहते हैं कि ब्रदर फेंग को अब सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन ब्रदर फेंग बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। वो मुस्कुराते हैं और अपने आखिरी स्टूडेंट वांग जिन्हाई को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब उसकी बारी है। एक नया चैलेंजर सामने आता है, एक बहुत ही भारी भरकम स्टूडेंट जो लू गांग से काफी बड़ा है। अपने अपोनेंट के डरावने साइज के बावजूद लियू गांग बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता। उसे सिर्फ एक मोटा लड़का समझकर वो उस पर हमला करने दौड़ता है। उसे यकीन है कि वो उसे हरा देगा। वांग जिन्हाई के बड़े से पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उसे ये देखकर शॉक लगता है कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी रबर की दीवार पर पंच मारा हो। वो फिर से कोशिश करता है और बहुत सारे पंचेस मारता है, लेकिन उसके सारे हमले अपोनेंट की फैट की लेयर में दबकर रह जाते हैं। जल्द ही लूगांग बुरी तरह थक जाता है और उसे एहसास होता है कि उसके हमले बेकार जा रहे हैं। उसका अपोनेंट, जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था, उसे शांत चेहरे के साथ देखता है। वो पूछता है कि क्या लूगांग का काम खत्म हो गया, क्योंकि अब उसकी बारी है। इससे पहले कि लूगांग कुछ कर पाता,
वांग जिन्हाई उसे अपनी ताकत से गर्दन से पकड़ लेता है। बड़ी आसानी से वो लुगांग को रिंग के बाहर फेंक देता है और जीत हासिल करता है। अब एलीट क्लास में सिर्फ एक ही फाइटर बचा है। इतने ताकतवर फाइटर को देखकर टीचर याओ युआनफेंग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें याद नहीं कि सेकंड ईयर क्लास में इतना स्ट्रांग स्टूडेंट था। उसे टीचर ब्रदर फेंग मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि वांग जिन्हाई एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है जो इसी सेमेस्टर में आया है। फिर वो टीचर याओ को उनकी शर्त याद दिलाते हैं और कहते हैं कि अब वो हारने वाले हैं और उन्हें पूरी क्लास को डिनर खिलाना पड़ेगा, ये समझकर कि उनके दुश्मन ने उन्हें सीक्रेट वेपन से हरा दिया है। टीचर याओ गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। उन्हें डर है कि शायद लिन जिचेन भी इस मॉन्स्टर को न हरा पाए। अपने मन में डर होने के बावजूद वो अपने आखिरी स्टूडेंट के लिए हिम्मत जुटाते हैं। वो लिन जिचेन के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे उसकी बारी के बारे में बताते हैं। वो उसे एनकरेज करते हैं कि बस अपना बेस्ट दे और हार जीत की चिंता न करे। लिन जिचेन बस मुस्कुराता है और अपने टीचर को भरोसा दिलाता है कि वो ही जीतेगा, जिससे टीचर दंग रह जाते हैं। जैसे ही लिन जिचेन रिंग में कदम रखता है, वांग जिन्हाई उसे बिना किसी इंप्रेशन के देखता है। वो उसे कमजोर समझकर खारिज कर देता है कि ये उनकी क्लास का आखिरी इक्का कैसे हो सकता है। साइडलाइन से शेन किंगहान, चूरुई और एलीट क्लास की दूसरी लड़कियां वांग जिन्हाई को बुरा भला कहती हैं और लिन जिचेन को उसे सबक सिखाने के लिए चीयर करती हैं। उसे परेशान होकर वांग जिन्हाई एक हैंडीकैप ऑफर करने का फैसला करता है। वो लिन जिचेन से कहता है कि वो सीधा खड़ा रहेगा और उसे 10 फ्री हिट्स मारने देगा। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि बाद में लिन जिचेन और उसकी फैन गर्ल्स ये शिकायत करें कि उसने किसी छोटे अपोनेंट को बुली किया। लिन जिचेन खुशी खुशी ये ऑफर मान लेता है। वांग जिन्हाई उससे कहता है कि अपनी पूरी पावर के साथ उस पर हमला करे। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन जिचेन अपने अपोनेंट के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है। उस मुक्के की पावर इतनी ज्यादा थी कि भारी भरकम वांग जिन्हाई हवा में गोल घूम गया और जोर से फर्श पर जा गिरा। वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। दोनों क्लासेस सन्न रह गईं। लेकिन फिर एलीट क्लास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो लिन जिचेन की जीत को सेलिब्रेट करने लगे। कुछ देर बाद वांग जिन्हाई को धीरे धीरे होश आता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज था। वो लड़खड़ाती आवाज में सोचता है कि वो कहाँ है और अभी क्या हुआ। वो बड़बड़ाता है कि जो हुआ वो बिल्कुल इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक था। लिन जिचेन की जीत के बाद सेकंड ईयर के टीचर याओ युआनफेंग के पास आते हैं। कहते हैं कि लिन जिचेन बहुत ताकतवर है और उसकी वन पंच विक्ट्री की तुलना वू तियानचेंग नाम के एक पुराने जीनियर स्टूडेंट से करते हैं। याओ युआनफेंग जवाब देते हैं कि लिन जिचेन स्ट्रांग तो है पर अभी वू तियानचेंग के लेवल का नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा मॉन्स्टर था कि फर्स्ट ईयर में ही प्रिंसिपल भी उससे डरते थे। नाम सुनकर लिन जिचेन वहां आता है और अपने टीचर से पूछता है कि ये वू तियानचेंग कौन है। याओ युआनफेंग एक्साइटमेंट में बताते हैं कि वू तियानचेंग कुछ साल पहले का एक लीजेंडरी स्टूडेंट था। अपने फर्स्ट ईयर में ही उसने अकेले पूरी थर्ड ईयर एलीट क्लास को हरा दिया था, जिससे स्कूल के लीडर्स भी चौंक गए थे। टीचर वू तियानचेंग के शानदार रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं, जैसे 100 मीटर की रेस 6.12 सेकंड में और 650 किलो का वजन एक हाथ से उठाना। वो लिन जिचेन से पूछते हैं कि क्या वो इम्प्रेस हुआ। लिन जिचेन नर्वस होकर मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, वो थोड़ा इम्प्रेस हुआ है, लेकिन मन ही मन वो सोचता है कि वू तियानचेंग के ये रिकॉर्ड्स तो उसकी छठी क्लास की छुट्टियों वाली स्ट्रेंथ के बराबर हैं। उस रात पूरी क्लास एक रेस्टोरेंट में जीत का जश्न मनाती है। टीचर याओ युआनफेंग सोडा का गिलास उठाकर टोस्ट करते हैं। वो खुशी खुशी बताते हैं कि लिन जिचेन की जीत की वजह से सेकंड ईयर के टीचर को अपनी शर्त माननी पड़ी और वो सबकी दावत के पैसे दे रहे हैं। पूरी क्लास अपने गिलास उठाती है और लिन जिचेन के लिए चीयर करती है। डिनर के दौरान हेयू और शुरुई जैसे कई क्लासमेट्स लिन जिचेन को घेर लेते हैं। अब वो स्कूल में फेमस हो गया है, इसलिए सब उसके ट्रेनिंग सीक्रेट्स जानना चाहते हैं और उसे वीचैट पर ऐड करना चाहते हैं। लिन जिचेन को ये अटेंशन थोड़ा अजीब लगता है। इस शोर शराबे के बीच वो नोटिस करता है कि शेन किंगहान बिल्कुल नहीं बदली है। फिक्र थी कि वो खाना नहीं खा पाएगा, इसलिए वो चुपचाप उसकी प्लेट में खाना डाल देती है। सेलिब्रेशन के दौरान अचानक शेन किंगहान का चेहरा बदल जाता है। घबराकर वो जल्दी से लिन जिचेन से कहती है कि उसे बाथरूम जाना है और वहां से भाग जाती है। उसके जाने के बाद लिन जिचेन सोचता है कि भले ही सब बदल जाए पर घबराहट या एक्साइटमेंट में उसका बाथरूम भागना आज भी वैसा ही है। बाथरूम में 2 क्लासमेट्स लड़कियां गॉसिप कर रही होती हैं। एक शिकायत करती है कि कैसे शेन किंगहान लिन जिचेन की नौकरानी की तरह सेवा करती है, उसे ड्रिंक्स देना और प्रॉन छील कर खिलाना। दूसरी उसकी बात मानती है और कहती है कि शेन किंगहान जैसी कमजोर लड़की एलीट क्लास में कैसे आ गई, जरूर वो उसकी चापलूसी करती होगी। बेरहमी से कहती है कि उनका रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा क्योंकि उनकी काबिलियत में जमीन आसमान का फर्क है। छुपकर शेन किंगहान उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन छुपने के बजाय वो उनका सामना करती है। हिम्मत के साथ वो उन हैरान लड़कियों से कहती है कि वो कोई चापलूस नहीं है, वो उसकी बचपन की दोस्त है। उस शाम घर लौटते वक्त लिन जिचेन नोटिस करता है कि वो उदास है और उससे पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। उदास होकर शेन किंगहान उसे अपनी बात बताती है। वो बताती है कि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि बड़े होने पर उसका बिस्तर गीला करना बंद हो जाएगा, लेकिन वो परेशान होकर बताती है कि आज भी उसे हर रात डायपर पहनकर सोना पड़ता है। उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि उसे डिसेबल्ड जैसा फील होता है क्योंकि वो अपना ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाती। लिन जिचेन परेशान शेन किंगहान को देखता है और कहता है कि वो डिसेबल्ड नहीं है,
वो उसे दिलासा देने के लिए उसके कंधों पर हाथ रखता है और समझाता है कि ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सुपर पावर है जो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। शेन किंगहान उम्मीद भरी नजरों से देखती है और पूछती है कि क्या ये सच में एक सुपर पावर है। जिचेन हाँ कहता है। उसे बताता है कि पानी में उसका नेचुरल टैलेंट इसी पावर का हिस्सा है। शेन किंगहान पूछती है कि क्या उसकी अपनी पावर्स भी किसी सुपर पावर की वजह से हैं। लिन जिचेन कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हाँ, उसकी तरह मेरे पास भी एक सुपर पावर है। ये सोचकर शेन किंगहान खुश हो जाती है और सोचती है कि उसकी पावर कैसी होगी। लिन जिचेन उसे भरोसा दिलाता है कि ये बहुत ही पावरफुल होगी। हालांकि उनका रास्ता रुक जाता है। एक्टिव गियर पहने एक स्पेशल टीम ने बिल्डिंग को घेर रखा है और एक ऑफिसर लाउडस्पीकर पर लोगों को दूर रहने के लिए कह रहा है क्योंकि वो चूहों को मार रहे हैं। उनका ध्यान अंदर हो रही उथल पुथल की तरफ जाता है। कैप्टन पहने एक आदमी बड़े चूहों के झुंड को बचाने के लिए पागलों की तरह झाड़ू घुमा रहा है। वो ऑफिसर्स पर चिल्लाता है कि उन्हें मत मारो। वो उन्हें अपना भाई कह रहा था। चिल्लाते हुए उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भर जाता है। गुस्से में वो आदमी ऑफिसर्स की तरफ दौड़ता है और कहता है कि वो मरते दम तक उनसे लड़ेगा। ये सीन देखकर शेन किंगहान पूछती है कि क्या वो आदमी पागल हो गया है। लिन जिचेन उसकी बात मानता है और कहता है कि शायद वो दिमागी तौर पर बीमार है। हालांकि उसे उस पर तरस आता है। वो उससे कहता है कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं और उन्हें घर चलना चाहिए। उस रात लिन जिचेन के घर पर वो और उसके पेरेंट्स एक डरावनी न्यूज रिपोर्ट देख रहे होते हैं। न्यूज एंकर बताता है कि पिछले हफ्ते एक जवान लेडी टीचर गायब हो गई थी और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। उसकी माँ झांग वांगशान काफी परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि इस महीने गायब होने वाली ये चौथी औरत है। पिता लिन यानशेंग उन्हें ठीक करते हुए कहते हैं कि ये पांचवी है। रिपोर्ट में गायब हुई औरतों की फोटोज दिखाई जाती हैं जो सभी जवान थी। न्यूज में वार्निंग दी जाती है कि लड़कियां रात को अकेले बाहर न निकलें। परेशान होकर उसकी मां कहती है कि वो शेन किंगहान को कहीं भी अकेले न जाने दे। लिन जिचेन मुस्कुराता है और उसका ख्याल रखने का वादा करता है। इसी बीच शंघाई सिटी के एक पुलिस स्टेशन में मार्केट वाले उस आदमी को कस्टडी में ले लिया गया है। लैब कोट पहने एक डॉक्टर पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा है। ऑफिसर डॉक्टर की राय मांगता है कि क्या वो आदमी दिमागी तौर पर बीमार है। डॉक्टर कहता है कि वो पक्का नहीं कह सकता क्योंकि उस आदमी ने बात करने की कोशिश करने पर भी कुछ नहीं बोला। ऑफिसर को ये अजीब लगता है क्योंकि वो आदमी मार्केट में लगातार चिल्ला रहा था। अचानक ऑफिसर की आंखें किसी डरावने एहसास से फटी की फटी रह जाती हैं। वो दोनों उस आदमी की तरफ देखते हैं जो अब झुक कर बैठा था और उसके आसपास एक काली डरावनी परछाई थी। उनकी आंखों के सामने वो आदमी एक बड़े और भयानक चूहे के रूप में बदलने लगता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर बड़ा होता है, डरा हुआ ऑफिसर रेडियो पर बैकअप और साइबॉर्ग टीम के लिए चिल्लाता है कि पूछताछ वाले कमरे में आदमी एक दानव बन गया है। वो विशाल दानव चूहा तबाही मचाने लगता है। पुलिस की टीम गोलियां चलाती है पर गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। जैसे ही ऑफिसर्स पीछे हटते हैं, एक लेडी ऑफिसर बताती है कि सारे साइबॉर्ग्स दूसरे मिशन पर हैं। डायरेक्टर ने उदासी से कहा कि सपोर्ट आने में 10 मिनट लगेंगे और उनका एम्यूनिशन तब तक नहीं टिक पाएगा, देर तक। ये समझकर कि वो इसका सामना नहीं कर सकते, डायरेक्टर अपनी टीम को कार की तरफ जाने को कहते हैं। उनका नया प्लान मॉन्स्टर को शहर के बाहर ले जाकर वक्त खरीदना है। लेडी ऑफिसर पुलिस वैन में कूदती है और इंजन स्टार्ट करती है, जबकि दूसरा ऑफिसर खुद को संभालता है। वो शहर से तेजी से निकलते हैं और वो बड़ा चूहा इमारतों पर कूदते हुए उनके पीछे पड़ा रहता है। लेडी ऑफिसर और तेज चलने को कहती है ताकि साइबॉर्ग्स को थोड़ा और वक्त मिल सके। वैन पहाड़ी रास्ते से एक टनल में घुसती है पर वो जानवर रुकने का नाम नहीं लेता। जानवर बहुत ही बेरहम है। वो दहाड़ते हुए अपने बड़े दांतों वाला मुंह खोलकर उनके पास पहुंच जाता है। मॉन्स्टर वैन के पीछे जोर से टकराता है जिससे वो कंट्रोल खोकर हवा में पलट जाती है और क्रैश हो जाती है। पलटी हुई वैन के अंदर लेडी ऑफिसर घायल हालत में उल्टी लटकी हुई है। मायूस होकर वो सोचती है कि आखिर में वो कामयाब नहीं हो पाए। जैसे ही वो बड़ा चूहा वैन के पास दहाड़ता है, एक बड़ा धमाका उसे घेर लेता है। मदद आ चुकी है। पर्पल बालों वाली और आर्मर पहने एक फीमेल साइबोर्ग वहां पहुंचती है। हवा में उड़ते हुए वो निशाना लगाती है और पावरफुल पर्पल मिसाइल्स की बारिश कर देती है। मिसाइलें उस मॉन्स्टर से टकराती हैं और लगातार धमाके होते हैं जैसे ही वो उसे मारने का ऑर्डर देती है। धुआं साफ होने के बाद साइबोर्ग टूटी हुई सड़क पर उतरती है। उसे एक बड़ी टनल मिलती है और समझ आती है कि चूहा खोदकर भाग गया। वो नोटिस करती है कि ये जानवर अब स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर खून और मांस देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो जानवर बुरी तरह घायल है और ज्यादा दूर नहीं गया होगा। वो तय करती है कि उसे ढूंढने का ये अच्छा मौका है। सीन अब रात के 3 बजे शहर की तरफ बदलता है। अपने कमरे में लिन जिचेन कंप्यूटर पर ट्रेनिंग नहीं बल्कि कुछ लिख रहा है। वो एक वेब नॉवल ऑथर के तौर पर अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। वो आधे महीने से रोज लिख रहा है और उसका नॉवल अब लगभग 2 लाख वर्ड्स का हो गया है। सबसे बड़ी बात ये कि उसकी कमाई 10,000 युआन से ऊपर पहुंच गई है। वो नॉवल के फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में सोचता है। वो ध्यान देता है कि ये अभी अपनी शुरुआती स्टेज में है। वो एक्साइटमेंट में सोचता है कि ऑफिशियल लॉन्च के बाद वो कितने पैसे कमाएगा। अपनी कमाई की खुशी में उसे नींद नहीं आ रही।
इसलिए लिन जिचेन ट्रेनिंग करने का फैसला करता है। वो एक सुनसान गली ढूंढता है जहां कोई कैमरा न हो ताकि वो अपनी मेहनत को टेस्ट कर सके। प्रैक्टिस करते हुए वो अपनी प्रोग्रेस से काफी खुश होता है। उसका 100 मीटर का स्प्रिंट टाइम अब घटकर सिर्फ 3.43 सेकंड रह गया है और उसकी वर्टिकल जंप 7.22 मीटर तक पहुंच गई है। उसे लगता है कि अगर वो इसी तरह इंप्रूव करता रहा तो उसे एक सेंटली बॉडी मिल जाएगी। एक अजीब सी चबाने की आवाज से उसकी ट्रेनिंग में खलल पड़ता है। वो मुड़ता है और देखता है कि अंधेरे कोने में कोई परछाई झुकी हुई है। वो एक भयानक चूहे जैसा दिखने वाला माउस मैन है जो एक इंसान का हाथ चबा रहा है। जिचेन को देखकर वो जीव अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि उसे बहुत भूख लगी थी। वो वादा करता है कि पेट भरने के बाद वो हर साल उसे रेस्पेक्ट देने आएगा। लिन जिचेन खौफ में उसे देखता रह जाता है और समझ जाता है कि ये एक माउस मैन है। वो तुरंत इसे न्यूज वाली उस रिपोर्ट से जोड़ता है जिसमें एक बड़ा म्यूटेंट चूहा भाग गया था। वो डरते हुए सोचता है कि क्या ये वही दानव है जो अब इंसान जैसा दिख रहा है पर है उतना ही भयानक। खतरे को समझते हुए लिन जिचेन पुलिस को खबर करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है माउसमैन घबरा जाता है और उसे अपना अगला शिकार समझ लेता है। हकलाते हुए कहता है कि उसे खाने की जरूरत नहीं है, वो किसी और को ढूंढ लेगा। इससे पहले कि लिन जिचेन कुछ करे वो जीव हमला कर देता है। वो दीवार से टकराकर बहुत ही तेज स्पीड में इधर उधर कूदने लगता है। भूख की वजह से माउसमैन उस पर झपटता है और चिल्लाता है कि उसे इंसान का मांस खाना है। हमला इतना तेज है कि लिन जिचेन को लगता है कि बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सीधा उस मॉन्स्टर का सामना किया। जैसे ही वो क्रिएचर पास आया लिन जेतियान ने उसके जबड़े पर एक बहुत ही जोरदार किक मारी। उस टक्कर से माउसमैन हवा में गोल घूमने लगा और फिर जोर से जमीन पर गिर गया। वो जानवर अपने खून से लथपथ सीने को पकड़कर बड़ी मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश करने लगा। वो लिन जेतियान को बड़ी हैरानी से देखने लगा और सोचने लगा कि एक कमजोर दिखने वाले स्टूडेंट के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है। हैरान और जख्मी हालत में माउसमैन लिन जिचेन को देखने लगा। वो उसकी इस अचानक मिली ताकत से दंग था। इससे पहले कि वो संभल पाता अचानक हवा में एक पत्थर उड़ता हुआ आया और उसके सिर पर जोर से लगा। फायदे का इस्तेमाल करते हुए लिन जिचेन ने मॉन्स्टर को पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने पत्थरों की बारिश कर दी और उन्हें बहुत ही तेज स्पीड और सही निशाने के साथ फेंका। माउसमैन इस लगातार हमले से पूरी तरह घबरा गया और जब पत्थर उसके शरीर पर लग रहे थे तो वो अपना बचाव नहीं कर पाया। कुछ पलों के बाद ये हमला रुक गया। लिन जिचेन गली के कोने पर खड़ा था और जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसने उस जगह देखा जहां वो क्रिएचर गिरा था और नोटिस किया कि वो अब हिल नहीं रहा है। वो सावधानी से पास गया और उसने देखा कि उसका हमला उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। माउसमैन पूरी तरह खत्म हो चुका था और अब बस हड्डियों का एक ढेर बचा था जिसमें से भाप निकल रही थी। ये सोचते हुए कि क्या वो सच में मर गया है, लिन जिचेन ने हड्डियों के ढेर को छुआ। उसके अंदर एक नीली एनर्जी बहने लगी और सिस्टम के नोटिफिकेशन ने कंफर्म किया कि उसने जायंट म्यूटेंट रैट की लाइफ सोर्स का एक हिस्सा सोख लिया है, जिससे उसका कोडेक्स प्रोग्रेस 7% हो गया। उसे इस बात की निराशा हुई कि इस बार उसे सिर्फ 2% ही मिला, जबकि पिछली लाश से उसे 5% मिला था। उसने अंदाजा लगाया कि यह फर्क इसलिए है क्योंकि हर दुश्मन ने रैट किंग जीन की अलग अलग मात्रा ली थी। ये महसूस करते हुए कि सुबह होने वाली है और वहां रुकना सेफ नहीं है, वो घर की तरफ चल दिया। उसके जाने के कुछ ही पल बाद पर्पल बालों वाली फीमेल साइबोर्ग उस खाली गली में उतरी। वो उन भाप छोड़ती हड्डियों के पास खड़ी हो गई और सोचने लगी कि रैटमैन को किसने मारा होगा। अब सीन एक अंधेरी बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है जहां एक डरावना जादू या रस्म चल रही है। एक नकाबपोश आदमी एक बेहोश औरत को उठाकर एक बड़े और लाल रंग के चमकते हुए घेरे के पास ले जाता है। उसने उसे बीच में रखा और घुटनों के बल बैठकर उसे अपने लॉर्ड रैट गॉड को भेंट कर दिया। अंधेरे में से डरावनी और कई लेंस वाली लाल आंखें उसे घूरने लगीं। एक भारी और गुस्से वाली आवाज ने पूछा कि यहाँ सिर्फ एक ही औरत क्यों है, और उस आदमी पर खुद को भूखा रखने का इल्जाम लगाया। आवाज ने शिकायत की कि ये शिकार तो एक निवाला भी नहीं है और उस आदमी को ही बलि चढ़ाने की धमकी दी। आदमी डर के मारे जमीन पर लेट गया और गिड़गिड़ाते हुए सफाई देने लगा। जमीन पर पड़े पड़े ही उस डरे हुए आदमी ने बताया कि आजकल जवान औरतें बहुत सावधान हो गई हैं। वो रात को बहुत कम बाहर निकलती हैं और हमेशा ग्रुप में चलती हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया है। वो विशाल और परछाई जैसा रैट गॉड उसके ऊपर मंडराने लगा और आदेश दिया कि अगर औरतें मुश्किल हैं तो उसकी जगह जवान आदमियों को पकड़ो। वो आदमी फौरन मान गया। अचानक कच्चे मांस का एक बड़ा और खून से लथपथ टुकड़ा फर्श पर फेंका गया। तो आदमी ने लालच में उसे लपक लिया और कच्चा ही खाने लगा। साथ ही अपने रैट गॉड को इस आशीर्वाद के लिए थैंक यू बोला। जब वो खा रहा था तब वो रस्म अपने डरावने मोड़ पर पहुंच गई। घेरे में से विशाल लाल टेंटिकल्स बाहर निकले। उन्होंने उस बेहोश औरत को जकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। रैट गॉड का वो भयानक और कई आंखों वाला मुंह खुला और उसने उसे पूरा निगल लिया। पूरी बिल्डिंग में चबाने और कुछ टूटने की आवाजें गूंजने लगीं। खाना खाने के बाद लॉर्ड रैट गॉड ने एक आखिरी और खौफनाक आदेश दिया। उसने कहा कि अगली बार आम लोगों को मत पकड़ना क्योंकि उनका मांस बहुत कड़वा होता है। उसने ऐलान किया कि वो अब उन रईसों को खाना चाहता है जो ऐशो आराम में रहते हैं
क्योंकि उनका मांस ज्यादा कोमल होगा। हान के मार्शल आर्ट्स ग्रेड सुधारने के लिए लिन जिचेन उसके घर पर उसके साथ स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस करता है। एक सेशन के दौरान वो उसका पर्सनल कोच बनकर उसकी फॉर्म ठीक करने लगा। उसने उसके हाथ, खड़े होने के तरीके और कंधों को सही किया और समझाया कि कैसे ज्यादा ताकत और बेहतर बैलेंस बनाया जाता है। जब उसका पोस्चर ठीक हो गया तो उसने उसे अपनी पूरी ताकत से हमला करने को कहा। उसने पूरे जोश के साथ उसे घूंसा मारा। लिन जिचेन ने आसानी से उसकी मुट्ठी पकड़ ली और सही एंगल और बेहतर ताकत के लिए उसकी तारीफ की। उसने उसकी अगली किक को भी पकड़ लिया, उसकी गलती बताई और उसका पैर सही जगह पर ले जाकर उसे सही तरीका सिखाया। इस कड़ी ट्रेनिंग के बाद थकी हुई और पसीने से तरबतर शेन किंगहान फर्श पर गिर गई। वो अपनी सांसें वापस लाने की कोशिश करने लगी और उससे कहा कि भले ही वो थक गई है, पर उसे महसूस हो रहा है कि उसकी मार्शल आर्ट्स की ताकत सच में बढ़ गई है। जमीन पर बैठे बैठे ही जोश में आकर शेन किंगहान ने लिन जिचेन से कहा कि हफ्ते में 3 दिन की ट्रेनिंग काफी नहीं है और पूछा कि क्या वो इसे रोज कर सकते हैं। लिन जिचेन ने उसे बताया कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका शरीर रोजाना ऐसी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं झेल पाएगा। शेन किंगहान मान गई और उसने पुराने शेड्यूल के हिसाब से ही चलने का फैसला किया। तभी लिन जिचेन का फोन बज उठा। जब उसने फोन निकाला तो शेन किंगहान ने उत्सुकता से पास आकर पूछा कि क्या ये कोई स्पेशल न्यूज रिपोर्ट है। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसे 2 बड़ी हेडलाइंस नजर आईं। पहली खबर ये थी कि जिशन कॉर्पोरेशन उन मैकेनिकल जीनियस लड़कियों का फ्री इलाज करेगा जो बचपन में हुए मैकेनिकल बदलावों की वजह से डिसेबल हो गई थीं। दूसरी और ज्यादा चौंकाने वाली खबर ये थी कि बीजिंग यूनिवर्सिटी के एक जीनियस ने 1000 धागों वाले स्पाइडर 20 जीन के साथ खुद को फ्यूज कर लिया है, जो इतनी कम उम्र में ड्यूअल जीन फ्यूजन करने का एक रिकॉर्ड है। लिन जिकुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये वही जीनियस होगा जिससे वो सालों से कंपटीशन कर रहा है। ज्यादातर लोग बड़े होने तक जीन फ्यूजन नहीं कर सकते क्योंकि कम उम्र का शरीर इन 20 जीन्स के झटके नहीं झेल पाता और शरीर के बिगड़ने का खतरा रहता है। मगर इस जीनियस ने 18 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना दूसरा जीन फ्यूजन पूरा कर लिया है। लिन जिचेन उस जीनियस की कमाल की ताकत के बारे में सोचने लगा और उसे लगा कि क्या जीन फ्यूजन ही ताकत पाने का सबसे अच्छा रास्ता है। अपने घर पर लिन जिचेन वेब नॉवल राइटर के तौर पर अपने नए करियर में बिजी है। उसकी कमाल की राइटिंग स्पीड की वजह से उसका नॉवल तुरंत हिट हो गया। कमेंट सेक्शन पाठकों से भरा पड़ा था जो उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। एक ने तो उसे टेंटिकल मॉन्स्टर कह दिया क्योंकि उसने पहले ही दिन 50,000 शब्द लिख दिए थे। लिन जिचेन ने सोचा कि उसकी खास शक्तियों की वजह से 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद वो हर घंटे 10,000 शब्द टाइप कर सकता है। इसका मतलब यह था कि राइटिंग में दिन का सिर्फ 1 घंटा ही लगता था, जिससे उसके पास ट्रेनिंग के लिए काफी समय बच जाता था। उसके पिता लिन यानशिंग अंदर आए और उसकी कामयाबी की तारीफ की। उनका अंदाजा था कि अगर लिन जिचेन कहानी और अपनी 10,000 शब्द रोज की स्पीड बनाए रखता है तो वो पहले महीने में 50,000 युआन कमा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही नॉवेल बड़ा होगा, महीने के 1 लाख युआन कमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लिन जिचेन बहुत खुश था। इतनी कमाई के साथ उसे अब बीस्ट कोडेक्स को अनलॉक करने के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने एक पक्का लक्ष्य बनाया कि वो पहले 2 महीनों की फीस का इस्तेमाल सैवेज जायंट ईगल कोडेक्स को अनलॉक करने के लिए करेगा। सीन अब उसकी मार्शल आर्ट्स क्लास में बदलता है जहां टीचर याओ युआनफेंग ने प्रोग्रेस चेक करने के लिए फाइटिंग सेशन का ऐलान किया। लिन जिचेन की जबरदस्त ताकत सबके सामने थी। उसने सबको आसानी से हरा दिया और अपनी दमदार किक्स और पंच के साथ हर विरोधी को धूल चटा दी। कोई भी उसे छू तक नहीं पाया। सेशन के बाद टीचर ने उसे इनाम के पैसे दिए। लिन जिचेन ने सोचा कि आज का दिन अच्छा रहा। उसने न सिर्फ 888 युआन कमाए बल्कि अपने अचीवमेंट के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी हासिल किए। जहां लिन जिचेन सब पर भारी था, वहीं शेन किंगहान का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा। हमेशा की तरह वो लास्ट आई। उसकी दोस्त चू रुई ने उस उदास लड़की को दिलासा देने की कोशिश की, मगर लिन जिचेन के साथ उसकी ट्रेनिंग का असर साफ दिख रहा था। अब उसमें पलटवार करने की हिम्मत आ गई थी। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कैसे वो पिछली बार वैन युनतोंग से सिर्फ 3 सेकंड में हार गई थी। इस बार शेन किंगहान करीब 3 मिनट तक टिकी रही। सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने खुद भी कई घूंसे और लाते मारी। मार्शल आर्ट्स टीचर याओ युआनफेंग उसकी प्रोग्रेस देखकर बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने उसकी मेहनत की तारीफ की और उसे ऐसे ही लगे रहने को कहा। सेशन खत्म होने के बाद टीचर ने सबको बुलाया और एक नया ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 1 महीने में उनकी क्लास 2nd ईयर की एलीट क्लास को चैलेंज करेगी और उनका मकसद टॉप 3 फाइटर्स को छोड़कर बाकी सबको हराना होगा। पूरी क्लास ने जोश में चिल्लाकर अपनी सहमति दी। टीचर उनकी ये फाइटिंग स्पिरिट देखकर खुश थे। 1 महीना जल्दी गुजर गया। लिन जिचेन का नॉवल बहुत हिट रहा और उसके बैंक अकाउंट में अब 89,000 युआन थे। ऐसे आने के बाद वो तुरंत सुपरमार्केट गया ताकि वो बीस्ट मीट खरीद सके। उसने काउंटर पर मौजूद लड़की से कहा कि उसे सैवेज जायंट ईगल का मांस खरीदना है। लड़की ने बताया कि अभी एक स्पेशल ऑफर है। अगर वो एक साथ 100 जिन मांस खरीदता है तो उसे 5% डिस्काउंट मिलेगा। थोड़ा सोचने के बाद लिन जिचेन ने अभी खरीदारी टालने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगले महीने तक इंतजार करना और एक साथ 100 जिन खरीदना ज्यादा समझदारी होगी ताकि डिस्काउंट का फायदा मिल सके।
अगले दिन स्कूल में शेन किंगहान ने एक्साइटमेंट में बताया कि कैंटीन में एक नया काउंटर खुला है और खाना बहुत टेस्टी है। वो उसके साथ जाने के लिए मान गया। वो काउंटर पर पहुंचे जहां शेफ बिजी थे और खाने की खुशबू बहुत ही लाजवाब थी। खाना लेने के बाद वो एक टेबल पर बैठ गए। लिन जिचेन ने कहा कि अच्छा हुआ हम जल्दी आ गए, क्योंकि अब वहां बहुत लंबी लाइन लग गई है। तभी लाइन में हो रही एक बहस की वजह से उनका ध्यान भटक गया। एक स्टूडेंट ने दूसरे पर लाइन तोड़ने का इल्जाम लगाया, पर दूसरे ने कहा कि उसका दोस्त उसकी जगह रोक कर खड़ा था। बहस बढ़ती गई। पहला स्टूडेंट कह रहा था कि जगह रोकना भी लाइन तोड़ना ही है, जबकि दूसरा अड़ गया। शेन किंगहान ने आवाज पहचान ली और लिन जिचेन को बताया कि उनका दोस्त हेयू ही बहस कर रहा है। उसने पूछा कि क्या उन्हें जाकर देखना चाहिए। लिन जिचेन ने नजर घुमाई और शांति से कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हेयू खुद ही काफी गुस्से में लग रहा है और उसने सामने वाले को डरा दिया है। लिन जिचेन का अंदाजा गलत निकला। लड़के से हेयू बहस कर रहा था, वो पीछे नहीं हटा और हेयू को नीची नजरों से देखते हुए उसे एपंक बुलाने लगा। हेयू अब घिर चुका था, क्योंकि उस स्टूडेंट के दोस्त भी वहां आ गए थे। ग्रुप के लीडर ने हेयू से पूछा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। एक दूसरे बुली ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बस लाइन तोड़ रहे हैं। गुस्से में आकर हेयू उन पर चिल्लाया कि पीछे जाकर लाइन में लगो। वो उनकी बदतमीजी देखकर हैरान था और उसे समझ आ गया था कि वो अकेला है और वो लोग बहुत ज्यादा। फिर भी हेयू ने हाथ फैलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। वो सोचने लगा कि इस भीड़ भरी कैंटीन में कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। टेबल से शेन किंगहान ये सब चिंता के साथ देख रही थी और लिन जिचेन को बताया कि हेयू को परेशान किया जा रहा है। जैसे ही वो उसे धक्का देने वाले थे, तभी एक हाथ ने लीडर के कंधे को जोर से पकड़ लिया। वो लिन जिचेन था और उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था। उसने शांति से उस स्टूडेंट को ढंग से लाइन में लगने को कहा। बुली ने पलटकर लिन जिचेन को देखा और टेढ़ी मुस्कान के साथ पूछा कि अगर वो न माने तो वो क्या कर लेगा। फिजिकल लड़ाई करने के बजाय लिन जिचेन बस धीरे से मुस्कुराया। उसने अपना फोन निकाला और बड़े कूल अंदाज में कहा कि वो उसकी रिपोर्ट कर देगा। पुलिस के लीडर ने मजाक उड़ाया और कहा कि शिकायत करना शर्म की बात है। हेयू के साथ मुस्कुराते हुए लिन जिचेन ने जवाब दिया कि मुझे तो लाइन तोड़ना ज्यादा शर्मनाक लगता है। रिपोर्ट होने के डर से वो गुंडे वहां से चिढ़कर चले गए। सीन अब शंघाई शहर के एक आलीशान विला में बदलता है, जहां रेड गॉड के लोग एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। उनका लीडर एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था और अपने फॉलोअर्स से बात कर रहा था। उसने बताया कि उनका एक मेंबर शाकियांग मर गया है। वो मार्केट में पागल हो गया था और गार्ड से भिड़ने की वजह से मारा गया। दूसरे आदमी ने बुदबुदाते हुए कहा कि अच्छा हुआ पीछा छूटा। फिर लीडर ने एक नए लड़के को इंट्रोड्यूस किया जो शा कियांग की जगह लेगा। उसने रेड गॉड का एक नया और खौफनाक आदेश सुनाया। अब से उन्हें सिर्फ अमीर और खास लोगों को ही पकड़ना है, क्योंकि उनके भगवान को आम लोग कड़वे लगते हैं। इस नए आदेश से सब परेशान हो गए। दो मेंबर्स ने कहा कि रईसों को पकड़ना बहुत रिस्की है। उन्होंने दलील दी कि एक आम इंसान के गायब होने पर कोई ध्यान नहीं देता, पर किसी रईस के गायब होने पर हंगामा खड़ा हो जाएगा। लीडर ने सुझाव दिया कि रिस्क कम करने के लिए उन व्यापारियों के बेटों को टारगेट करो जो रईस तो हैं पर उनके पास पावर नहीं है। फिर उसका ध्यान वापस उस नए लड़के की तरफ गया। उसने उसे समझाया कि वो नया है, इसलिए अभी वो रईसों के पीछे न जाए। इसके बजाय वो किसी हैंडसम लड़के को पकड़कर प्रैक्टिस करे। उस नए लड़के ने पूरे भरोसे के साथ ये मिशन स्वीकार किया और वादा किया कि वो पूरे शहर का सबसे हैंडसम लड़का ढूंढ कर लाएगा। क्लासरूम में हेयू अभी भी कैंटीन वाली बात पर भड़का हुआ था। उसने लिन जिचेन को बताया कि उसने उन लड़कों का पता लगा लिया है। वो सेकेंड ईयर की क्लास 3 के हैं जिन्हें उन्हें चैलेंज करना है। हेयू को यकीन नहीं हो रहा था कि एलीट क्लास के स्टूडेंट इतने बदतमीज हो सकते हैं। लॉकर के सहारे खड़े होकर लिन जिचेन ने अपने फोन में देखते हुए कहा कि अच्छे नंबर आने का मतलब ये नहीं कि इंसान तमीजदार भी हो। एक न्यूज अलर्ट देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने पढ़ा कि एक और रईस वारिस गायब हो गया है। ये पिछले कुछ समय में 5वीं घटना थी। ये जानकर कि किडनैपर्स ने कोई फिरौती नहीं मांगी है, लिन जिचेन को शक हो गया कि इन सब के पीछे वही रेड गॉड कल्ट है। कंपटीशन का दिन आ गया और सभी स्टूडेंट्स जिम में इकट्ठा हुए, जहां 2 फाइटिंग रिंग्स थे। दोनों क्लासेस के बीच काफी तनाव था। वो बुलीज हेयू को घूर रहे थे और हेयू भी उन्हें जवाब दे रहा था। वार्म अप के बाद मैच शुरू हुए। पिछली बार की तरह शेन किंगहान ने ही पहली फाइट शुरू की। उसके विरोधी, जो कि एक सीनियर था, उसने तुरंत एक जोरदार किक से हमला किया। शेन किंगहान ने उसे रोका तो सही, पर सीनियर की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसका डिफेंस टूट गया और वो जमीन पर गिरकर हार गई। वो सीनियर बहुत ताकतवर था और उसने चूरी समेत बाकी लड़कियों को भी एक एक करके हरा दिया। फर्स्ट ईयर की हार का सिलसिला तब टूटा जब एक छोटी बालों वाली लड़की ने सीनियर को एक दमदार किक से हरा दिया, मगर ये जीत ज्यादा देर नहीं टिकी। अगली सीनियर, जिसके बाल लंबे और लाल थे, उसने तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वो बहुत ही खतरनाक फाइटर थी। उसने 10 मिनट के अंदर ही फर्स्ट ईयर के 9 स्टूडेंट्स को हरा दिया। फर्स्ट ईयर में सिर्फ 4 फाइटर्स बचे थे, लिन जिचेन, वांग शुजी, लुगैंग और हेयू। हालत बहुत खराब थी क्योंकि सेकेंड ईयर के सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ही हारे थे। उनके 36 स्टूडेंट्स अभी भी बचे थे और उनमें से कोई भी लड़का नहीं था। उनके टीचर याओ युआनफेंग को लगने लगा कि ताकत का ये फर्क बहुत ज्यादा है।
और कोई रास्ता न देख उन्होंने हेयू से कहा कि अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम बाकी 6 लड़कियों को हरा सकते हो? हेयू ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ये तो बहुत आसान होगा। अपनी बात पर खरे उतरते हुए हेयू ने आसानी से उन 6 लड़कियों को रिंग से बाहर कर दिया। लड़कियों के हारने के बाद सेकेंड ईयर का पहला लड़का रिंग में आया। उसने एक डरावना पोज दिया और हेयू से पूछा कि क्या वो मरने के लिए तैयार है। हेयू ने जवाब दिया कि तुम्हें तो बात करने की तमीज भी नहीं है। हेयू ने उसे पहचान लिया, ये वही कैंटीन वाला बुली था। उसे लगा कि ये कमजोर होगा और बदला लेने का ये सही मौका है। हेयू का कॉन्फिडेंस गलत निकला क्योंकि वो लड़का बहुत ही तेज स्पीड से उसकी तरफ आया। इससे पहले कि हेयू कुछ कर पाता, उस सीनियर ने उसके पेट पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। हेयू हक्का बक्का होकर घुटनों के बल गिर गया। बुली ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि तुम बहुत कमजोर हो, हार मान लो। उससे में हेयू खड़ा हुआ और मुक्का चलाया, पर सामने वाले ने बचकर एक ऐसी किक मारी कि हेयू रिंग से बाहर जाकर गिरा। जमीन पर पड़े पड़े हेयू को एहसास हुआ कि सामने वाला बहुत ताकतवर है और उसने खुद को कोसा कि उसने उसे हल्के में लिया। हेयू को हराने के बाद उस बुली ने लिन जिचेन की तरफ देखा जो रिंग के पास खड़ा था। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या लिन जिचेन अभी भी बीच में पड़ना चाहता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज किया। लिन जिचेन फुर्ती से रिंग में कूद गया। उसे इसी मौके का इंतजार था। पूरी क्लास चिल्लाने लगी और अपने भाई चेन को चीयर करने लगी कि वो उस लड़के को हराकर हेयू का बदला ले। शुरू होता है और बुली ची यूए हाई किक के साथ लिन जिचेंग की तरफ झपटता है, लेकिन लिन जिचेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े आराम से एक हाथ से किक रोकता है, फिर ची यूए की टांग पकड़कर उसे बहुत जोर से रिंग के फ्लोर पर दे मारता है। टक्कर से ची यूए तुरंत बेहोश हो जाता है। जिचेंग एक पल के लिए उसके पास खड़ा रहता है और फिर बड़े आराम से उसकी बेहोश बॉडी को रिंग के बाहर किक मार देता है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ये देखकर दंग रह जाते हैं। एक लड़का बोलता है कि ची यूए उनकी क्लास के टॉप 5 सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स में से एक है, फिर भी उसे पल भर में हरा दिया गया। समझ नहीं आ रहा कि एक जूनियर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। साइड से देखते हुए उनके टीचर याओ युआनफेंग को लगता है कि लिन जिचेंग अपनी असली पावर छिपा रहा है। लू गैंग और वांग शुओजी भी डरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि क्या वो इंसान भी है या नहीं। लिन जिचेंग बचे हुए सेकंड ईयर के लड़कों की तरफ मुड़ता है और शांति से पूछता है कि अगला कौन है। उनकी फाइट देखकर सबके चेहरे डर से उतर जाते हैं। 30 मिनट बाद फैसला हो जाता है। सेकंड ईयर क्लास के सभी 29 स्टूडेंट्स हार चुके थे। आखिरी दुश्मन के पास खड़े होकर लिन जिचेंग अपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अचीवमेंट की प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। सिस्टम नोटिफिकेशन उसे बताता है कि उसने 1000 में से 119 विरोधियों को हरा दिया है। वो उस नंबर को निराशा से देखता है क्योंकि प्रोग्रेस बहुत स्लो है। उसे लगता है कि वो क्लास में हमेशा आखिर में लड़ता है और ये रफ्तार ठीक नहीं है क्योंकि उसकी ताकत हाई स्कूल लेवल से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब उसे पुराने रूल्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं लगती और वो अपने खुद के रूल्स बनाने का फैसला करता है। ये मंडे प्रिंसिपल के ऑफिस से एक हैरान कर देने वाली चीख सुनाई देती है। अंदर शंघाई हाई की प्रिंसिपल लिन जिचेंग को हैरानी से देखती है और पूछती है कि क्या वो सच में इनाम वाला पर्सनल चैलेंज मैच रखना चाहता है। लिन जिचेंग हाँ बोलता है और हिम्मत के साथ कहता है कि वो पूरे स्कूल को चैलेंज करना चाहता है। अपने ऑफिस में प्रिंसिपल माथे पर हाथ रख लेती है। वो बहुत उलझन में है। वो लिन जिचेंग से पूछती है कि क्या वो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होकर सच में पूरे स्कूल को चैलेंज करने के लिए सीरियस है। वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और उन्हें जिम में बुलाता है ताकि वो अपनी ताकत का सबूत दे सके। बाद में वे दोनों खाली जिम में पहुंचते हैं। प्रिंसिपल हाथ बांधकर पूछती है कि वो उन्हें इतनी देर से यहाँ क्यों लाया है। जैसे ही वो अपनी स्कूल जैकेट उतारता है उसकी मस्कुलर बॉडी दिखती है और वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो यहाँ अपनी असली पावर दिखाने आया है। प्रिंसिपल घबरा जाती है और गलत समझकर उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर लिन जिचेंग एक भारी बारबेल की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। दंग रह जाती है जब वो 700 किलो का भारी बारबेल एक हाथ से हवा में उठा लेता है। प्रिंसिपल शॉक में वहीं जम जाती है। उसे समझ आता है कि पावर दिखाने से उसका क्या मतलब था। उसे एहसास होता है कि इसकी ताकत स्कूल के सबसे लेजेंडरी स्टूडेंट वू तियानचिंग के फर्स्ट ईयर से भी ज्यादा है। पूरी तरह मान जाने के बाद प्रिंसिपल लिन जिचेंग को थम्स अप देती है। वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है और पूरे स्कूल को चैलेंज करने का इवेंट अरेंज करने का वादा करती है। वो मुस्कुराते हुए याद दिलाता है कि रिवॉर्ड्स भी रखने होंगे क्योंकि बिना प्राइज मनी के कोई लड़ने नहीं आएगा। फिर वो प्राइजेस के लिए अपना क्लेवर प्लान बताता है। वो 2 तरह के रिवॉर्ड्स बताता है, एक पार्टिसिपेशन प्राइज सबको मोटिवेट करने के लिए और एक बड़ा प्राइज पूल जो हर चैलेंजर के साथ बढ़ता जाएगा। जो भी उसे हराएगा उसे पूरा प्राइज पूल मिलेगा और अगर टाइम लिमिट के अंदर कोई नहीं जीत सका तो सारे पैसे उसके होंगे। प्रिंसिपल को ये दिलचस्प लगता है और वो मुस्कुराते हुए मान जाती है। लिन जिचेंग एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है कि उसकी असली ताकत को सीक्रेट रखा जाए वरना स्टूडेंट्स डर के मारे आएंगे ही नहीं। वो मजाक में उसका कंधा थपथपाती है और मान जाती है। बाद में अपने ऑफिस में वो लिन जिचेंग को फाइनल प्लान दिखाती है। वो कहता है कि ये परफेक्ट है और उनकी मेहनत के लिए थैंक यू बोलता है। जब वे बात कर रहे होते हैं 2 टीचर्स याओ युआनफेंग और लियू डूरेन वहां से गुजरते हैं। प्रिंसिपल को लिन जिचेंग के साथ इतना खुश देखकर वो हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्या चल रहा है। याओ युआनफेंग सोचता है कि ये सख्त प्रिंसिपल आज इतनी अच्छी तरह कैसे मुस्कुरा रही है। वो सिचुएशन को गलत समझ बैठता है। दोपहर के 2 बजे सारे स्टूडेंट्स जिम में जमा होते हैं
जहां दो बड़े फाइटिंग रिंग्स के पास लिन जिचेंग और प्रिंसिपल खड़े हैं। प्रिंसिपल माइक लेती है और अनाउंसमेंट शुरू करती है। वो लिन जिचेंग को इंट्रोड्यूस करती है, उसकी जीत के बारे में बताती है और पूरे स्कूल के खिलाफ इस चैलेंज के रूल्स और प्राइजेस समझाती है। अनाउंसमेंट होते ही शोर मच जाता है, भीड़ को यकीन नहीं होता और वो मजाक उड़ाने लगते हैं। कई लोग चिल्लाते हैं कि प्रिंसिपल पागल हो गई हैं। उन्हें एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की ये हिम्मत देखकर बेइज्जती महसूस होती है। एक स्टूडेंट गुस्से में कहता है कि सेकंड ईयर की स्ट्रॉन्ग क्लास को हराने का मतलब ये नहीं कि वो थर्ड ईयर वालों से भी जीत जाएगा। गुस्साए लोगों के सामने लिन जिचेंग शांति से कहता है कि अगले दिन से वो हर दोपहर 2 घंटे जिम में रहेगा और किसी का भी चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। अंदर ही अंदर वो उनके गुस्से से खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि इतने सारे लोगों से लड़कर वो अपना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मिशन जल्दी पूरा कर लेगा। सीन अब रात की एक भीड़ भाड़ वाली सिटी स्ट्रीट की तरफ शिफ्ट होता है। एक सुनहरे बालों वाला लड़का ड्रिंक पीते हुए अकेला चल रहा है। 2 सुंदर लड़कियां उसके सामने आकर उसे बार में चलने के लिए कहती हैं। वो लड़का उन्हें ठंडी नजरों से देखता है और सीधे दफा होने को कह देता है। जब वो जाने लगती हैं तो बड़बड़ाती हैं कि उसमें कोई चाम नहीं है। वो उन्हें जाते हुए चिढ़कर देखता है और सोचता है कि क्या शंघाई सिटी हमेशा ऐसी ही बोरिंग होती है। वो लड़का रैट गॉड कल्ट का नया मेंबर है और अपने पहले मिशन में उसे काफी मुश्किल हो रही है। वो लोगों को देखते हुए शिकायत करता है कि कई दिनों की तलाश के बाद भी उसे कोई ऐसा हैंडसम लड़का नहीं मिला जो बलि चढ़ाने के लायक हो। वो बहुत एंजाइटी में है और सोच रहा है कि अगर वो फेल हो गया तो उसका कल्ट लीडर उसके बारे में क्या सोचेगा। उसे डर है कि फेल होने पर उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। उसने किसी सेलिब्रिटी को किडनैप करने की सोची थी, पर वो नामुमकिन था क्योंकि उनके पास बॉडीगार्ड्स होते हैं और ये उतना पावरफुल नहीं है। जैसे जैसे वो चलता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। डेडलाइन करीब आ रही है और वो डेस्परेट हो रहा है। जब वो ख्यालों में खोया था, तभी टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहने लिन जिचेंग दौड़ते हुए उसके पास से निकलता है। लड़का मुड़ता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लिन जिचेंग को देखते ही उसे लगता है कि आखिर उसे वो हैंडसम लड़का मिल ही गया, उसे अपना टारगेट मिल गया है। वो कल्ट मेंबर लिन जिचेंग को भागते हुए देखता है और उसे बड़ी राहत महसूस होती है। इतनी तलाश के बाद उसे बिना मेहनत के परफेक्ट टारगेट मिल गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। लिन जिचेंग ही उसकी बलि बनेगा। वो अपने टारगेट का पीछा करने लगता है और देखता है कि लिन जिचेंग एक सुनसान गली की तरफ मुड़ गया है। सुनसान जगह देखकर उस कल्ट मेंबर के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। उसे पता है कि ये सबसे अच्छा मौका है। अटैक करने का फैसला करते हुए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक भयानक मॉन्स्टर बन जाता है जिसका मुंह दांतों से भरा है। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, कहीं से एक ईंट उड़ती हुई आती है और सीधा उसके सिर पर जाकर लगती है। ईंट लगने के बाद वो मॉन्स्टर लड़खड़ा जाता है और दर्द और उलझन में अपना सिर पकड़ लेता है। अंधेरे से लिन जिचेंग बाहर आता है। उसके हाथ में वही ईंट है। वो खुद से कहता है कि उसे रनिंग करते हुए रैट पर्सन मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर ये उसकी गाइड बुक की प्रोग्रेस बढ़ाने का अच्छा मौका है। वो मॉन्स्टर डर से कांपने लगता है। उसे ये इंसान बहुत डरावना लगता है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत बहुत खराब है जो वो इससे टकरा गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो मॉन्स्टर जमीन पर गिरकर मर जाता है। लिन जिचेंग को हैरानी होती है कि उसने सिर्फ एक ईंट मारकर उस जीव को मार दिया। वो सोचता है कि रैट गॉड कल्ट का मेंबर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। ज्यादा सोचे बिना वो मरे हुए मॉन्स्टर के पास झुकता है ताकि किसी के आने से पहले उसकी लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर सके। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसने म्यूटेंट रैट की लाइफ एसेंस ले ली है और उसकी गाइड बुक प्रोग्रेस 8% हो गई है। वो निराशा से देखता है कि प्रोग्रेस सिर्फ 1% ही बढ़ी। उसे लगता है कि कम एसेंस की वजह से ही ये रैट पर्सन इतना कमजोर था। अपनी सेफ्टी के लिए लिन जिचेंग फैसला करता है कि वो कुछ समय तक रात को रनिंग के लिए नहीं आएगा। वो जानता है कि कल्ट के सारे मेंबर्स इतने कमजोर नहीं होते। पावरफुल मेंबर्स की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने के बाद इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उन पर गोलियों का भी असर नहीं होता। अगली सुबह लिन जिचेंग घर पर टीवी पर एक चौंकाने वाली खबर देखता है। उसे पता चलता है कि सुबह 3 बजे पुलिस और शंघाई यूनिवर्सिटी के एक ट्यूटर ने मिलकर रैट गॉड कल्ट को खत्म कर दिया। रिपोर्ट बताती है कि वो ट्यूटर एक हाई लेवल जीन फ्यूजर है जिसने अकेले ही मॉन्स्टर रैट किंग को हरा दिया। ब्रॉडकास्ट में लड़ाई का फुटेज दिखाया जाता है जहां वो मल्टी आइड बीस्ट पंखों वाले जीन फ्यूजर पर नुकीले स्पाइक से हमला कर रहा है। ट्यूटर उस हमले को झेल लेता है और आखिर में जीत जाता है। पूरी फाइट सिर्फ 30 सेकंड चली और रैट किंग की हार के साथ खत्म हो गई। ये सब देखकर लिन जिचेंग गहरी सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर संजीदगी है। वो उस जबरदस्त ताकत के बारे में सोचता है जो उसने अभी देखी और उसे एहसास होता है कि हाई लेवल बीइंग्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। एक मॉडर्न कमरे में 2 आदमी टैक्टिकल गियर पहने बात कर रहे हैं। ये बालों वाला आदमी तियान चेंग नाम के अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उसकी टीचर से बात हुई। तियान चेंग बताता है कि टीचर से अभी भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। वो कहता है कि सोर्स साइट 36 पर दंगा रोकने गए सभी पावरफुल लोग अभी तक लापता हैं। नीले बालों वाला आदमी वहां के ताजा हालात के बारे में पूछता है। तियान चेंग कहता है कि अब सब ठीक है, वरना वो उन छोटी मोटी मछलियों को साफ करने के लिए फ्री नहीं होता जो शुरू में भाग निकली थी। नीले बालों वाला आदमी उसके इस हल्के अंदाज पर सवाल उठाता है। वो नीले बालों वाला आदमी रैट किंग की जबरदस्त ताकत के बारे में सोचता है। वो मॉन्स्टर जिसके आगे पूरा पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो लाचार था। वो मन ही मन मानता है कि तियान चेंग जैसे जीनियस के सामने वो रैट किंग वाकई एक छोटी सी मछली ही था।
बात बदलते हुए नीले बालों वाला आदमी तियान चेंग के कंधे पर हाथ रखता है। वो सजेस्ट करता है कि जब वो यहाँ है ही तो उसे अपने पुराने स्कूल जाकर एक लेक्चर देना चाहिए। तियान चेंग मना करता है और कहता है कि उसके पास करने को असली काम है, वो खाली नहीं बैठा है। नीले बालों वाला आदमी जोर देता है कि अपने क्यूट जूनियर्स को गाइडेंस देना भी एक तरह का काम ही है। एक अंधेरी गुफा में पता चलता है कि रैट किंग वू तियानचेंग के साथ लड़ाई में बच गया था। वो जीव बताता है कि पहले उसने सिर्फ भिखारियों को खाया, फिर वो जवानों को खाने लगा। अब वो घुटनों पर बैठकर मानता है कि उसे अमीर लोगों का मांस भी पसंद आने लगा है। रैट किंग अकेला नहीं है, वो एक बहुत बड़े और डरावने हरे रंग के मॉन्स्टर के सामने झुका हुआ है। ये नया मॉन्स्टर रैट किंग को डांटता है कि उसे यहाँ टनल खोदने के लिए लाया गया था। फिर रैट किंग ने लोगों को खाना शुरू कर दिया और फालतू का शोर मचा दिया। वो बड़ा मॉन्स्टर रैट किंग को घूरता है और पूछता है कि क्या उसे इस नाकामी के लिए मार दिया जाना चाहिए। रैट किंग डर के मारे अपने मास्टर से एक और मौके की भीख मांगता है। बड़ा मॉन्स्टर मान जाता है, लेकिन कहता है कि इसकी कीमत चुकानी होगी। बिना कुछ कहे वो मॉन्स्टर रैट किंग पर हमला करता है और खून की फुहारें उड़ती हैं। गुफा के अंदर वो हरा मॉन्स्टर रैट किंग को सजा देना जारी रखता है। उसकी एक आंख निकालने के बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि सीवर के चूहों की आंखों से बदबू आती है, पर ये खाने में टेस्टी है। वो मॉन्स्टर उसे पकड़ता है और उसकी चालाकी की तारीफ करता है कि उसने खुद छिपकर अपनी जगह किसी और को लड़ने भेज दिया था। इससे पता चलता है कि वू तियानचेंग ने जिससे फाइट की थी वो सिर्फ एक डिकॉय था। फिर वो आखिरी वार्निंग देता है कि अगर टनल नहीं खोदी गई तो रैट किंग को मार दिया जाएगा। इधर शंघाई हाई में लिन जिचेंग के पर्सनल चैलेंज का दिन आ गया है। जैसे ही वो जिम की तरफ बढ़ता है, सब उसके बारे में बातें करने लगते हैं। स्टूडेंट्स उसे एक घमंडी फर्स्ट ईयर लड़के के तौर पर देख रहे हैं जिसने पूरे स्कूल को चैलेंज किया है। लिन जिचेंग अपने फोन पर रैट गॉड कल्ट के भगोड़ों को पकड़ने पर मिलने वाले 5 लाख के रिवॉर्ड को देख रहा है। वो उन्हें चलता फिरता खजाना समझता है, पर उसे पता है कि सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है। जिम में बहुत भीड़ है, जैसा उसने सोचा था। इतने सारे लोगों को देखकर वो समझ गया कि ये भीड़ सिर्फ चैलेंज के लिए नहीं बल्कि पार्टिसिपेशन प्राइज के लिए आई है। शेन किंगहान मेगाफोन पर अनाउंस करती है कि हर पार्टिसिपेंट को लॉटरी टिकट मिलेगा जिससे वो बड़े प्राइजेस जीत सकते हैं। अनाउंसमेंट काम कर जाती है और लड़के एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगते हैं। वे गेम कंसोल और स्मार्टफोन जैसे प्राइजेस की बातें करते हैं। हालांकि एक लड़का शेन का हाथ छूने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। वही लड़का सबसे पहला वॉलंटियर बनने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, एक लड़की उसके ऊपर से कूदकर आगे निकल जाती है। उसके सिर पर पैर रखते हुए वो कहती है कि वो पहले जाएगी। इसके बाद लड़कियों की भीड़ उमड़ पड़ती है और वे लड़कों को कुचलते हुए लिन जिचेंग से लड़ने के लिए आगे आती हैं। जल्द ही रिंग लड़कियों से भर जाता है जो लिन जिचेंग को घेर लेती हैं। वे सब उसे चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, मगर चैलेंज की जगह वो लड़कियां उस पर फिदा होने लगती हैं। लड़की उसका हाथ छूती है और दूसरी उसके चेहरे की तारीफ करने लगती है। चारों तरफ से घिरा हुआ लिन जिचेंग सोचता है कि ये सब क्या अजीब मोड़ ले रहा है। उसका मन लड़कियों से लड़ने का नहीं है, पर उसे अपना मिशन पूरा करना है। अपना अचीवमेंट पूरा करने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी पावर पर फोकस करता है। हल्का लेकिन मजबूत धक्का देकर वो एक एक करके लड़कियों को रिंग के बाहर कर देता है। आखिर में वो अपनी एनर्जी से सबको एक साथ बाहर धकेल देता है और सॉरी बोलता है। सब शांत होने के बाद लिन जिचेंग अपना सिस्टम चेक करता है। नोटिफिकेशन में दिखता है कि उसकी प्रोग्रेस 309 तक पहुंच गई है। हारने के बाद भी लड़कियां हार मानने को तैयार नहीं है। एक पिंक बालों वाली लड़की हाथ उठाती है और फिर से चैलेंज करने के लिए चिल्लाती है, मगर लिन जिचेंग सख्ती से कहता है कि रूल्स के हिसाब से हारे हुए लोग दोबारा लड़ नहीं सकते। लड़कियां उदास हो जाती हैं और रूल को अनफेयर बताती हैं। एक मस्कुलर लड़का अपने दोस्तों के साथ आगे आता है और कहता है कि अब वो इस घमंडी जूनियर को सबक सिखाएगा, लेकिन उसकी ये धमकी खोखली साबित होती है। लिन जिचेंग सबको एक एक पंच में हराता जाता है और उसकी प्रोग्रेस 419 तक पहुंच जाती है। जल्द ही वो बेहोश स्टूडेंट्स के ढेर पर खड़ा होकर पूछता है कि अगला कौन है। अभी एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर आगे आता है और कहता है कि वो अभी लड़ने के लिए तैयार है। वो रिंग में कूदता है और सब उसे पहचान लेते हैं कि वो सेकंड ईयर का ओवरलॉर्ड यान शाओक्सुआन है। सब आपस में बातें करने लगते हैं कि अब कौन जीतेगा। सबको लगता है कि यान जीतेगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड रहा है कि उसने अकेले पूरी क्लास को हराया था। यान रिंग में आता है और लिन जिचेंग से कहता है कि वो भी पहले इसी की तरह घमंडी था, पर उसे सबक मिल चुका है। वो बताता है कि उसे पता चला है हमेशा कोई न कोई उससे ज्यादा ताकतवर होता ही है। फिर वो एक घमंडी भाषण शुरू कर देता है और कहता है कि वो लिन जेकिन को लाइफ का एक अच्छा लेसन सिखाएगा। स्पीच को पूरी तरह इग्नोर करते हुए लिन जेकिन टीचर की तरफ मुड़ता है और सीधा पूछता है कि क्या मैच शुरू कर सकते हैं। घबराया हुआ टीचर तुरंत मैच शुरू होने का ऐलान कर देता है। यान शाओशुआन अपनी सलाह पूरी करने से पहले ही लिन जीचेन एक जोरदार किक से उसे रोक देता है और रिंग के उस पार उड़ा देता है। जैसे ही यान शाओशुआन दूर की दीवार से टकराता है, लिन जीचेन आराम से अपनी उंगली कान में डालते हुए राहत से कहता है कि आखिरकार शांति हो गई। सारे स्टूडेंट शॉक में चुप हो जाते हैं। वे अविश्वास में चिल्लाने लगते हैं कि स्कूल का इतना ताकतवर बादशाह एक झटके में कैसे हार गया और लिन जीचेन असल में कितना पावरफुल है। उस स्तब्ध खामोशी को धीमी और जानबूझकर की गई तालियों से तोड़ा जाता है। एक नया चैलेंजर, मसल्स वाला स्टूडेंट जिसके बाल स्पाइकी लाल हैं, भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे आता है। स्टूडेंट्स तुरंत उसे पहचान लेते हैं चेन वुक्सिंग के रूप में, जो पूरे स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट है।
और वे उत्साहित होकर चिल्लाने लगते हैं कि असली शो अब शुरू होने वाला है। लिन ज़ीचेन नए आने वाले को देखता है और सोचता है कि ये क्लासिक केस है, छोटे को हरा दो तो बड़ा आ जाता है। चेन वुक्सिंग आत्मविश्वास भरी स्माइल के साथ रिंग में उतरता है और कहता है कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यान शाओशुआन एक जूनियर से हार जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपना भाषण शुरू करने वाला होता है, लिन ज़ीचेन फिर से उसे बीच में रोक देता है। टीचर की तरफ मुड़कर मैच शुरू करने को कहता है। चेन वुक्सिंग की विरोध के बावजूद टीचर मैच शुरू कर देता है। इग्नोर होने पर गुस्सा होकर चेन वुक्सिंग ब्लू ऑरा के साथ आगे दौड़ता है और कहता है कि लगता है उसे अपने ओपोनेंट को पीट कर ही सुनवाना पड़ेगा। लिन ज़ीचेन उसका सामना करने आगे बढ़ता है। उसकी येलो ऑरा से चमक रही होती है। दोनों की ताकतवर ब्लोज टकराती हैं और एक बड़ा शॉकवेव पैदा कर देती हैं। चेन वुक्सिंग माफी मांगने लगता है, लेकिन लिन ज़ीचेन कहता है कि उसे जल्दी है और एक जोरदार पंच मार देता है। वो ब्लो चेन वुक्सिंग के लिए बहुत ज्यादा होता है, उसे पीछे उड़ा देता है। उसकी शर्ट फट जाती है, चेहरा अविश्वास से भर जाता है और वो सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है। पूरी स्टूडेंट बॉडी आश्चर्य से देख रही होती है, मुंह खुले हुए। स्कूल के सबसे ताकतवर फाइटर को एक पल में हारते देखकर स्कूल के सबसे ताकतवर फाइटर्स को हरा देने के बाद लिन ज़ीचेन अभी भी स्तब्ध भीड़ की तरफ मुड़ता है। वो एक रैंडम स्टूडेंट की तरफ इशारा करता है और कहता है कि रिंग में आकर फाइट कर। स्टूडेंट अविश्वास में खुद की तरफ इशारा करता है और लिन ज़ीचेन कंफर्म करते हुए कहता है कि अभी उनकी फाइट नहीं हुई है। स्टूडेंट घबराते हुए कहता है कि जेंटली करना, लेकिन लिन ज़ीचेन मुस्कुराते हुए याद दिलाता है कि अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसे लॉटरी टिकट मिलेगा। मोटिवेट होकर स्टूडेंट रिंग में घुसता है और लिन ज़ीचेन वादा करता है कि वो आसानी से करेगा। उसका वादा ज्यादा देर नहीं टिकता और वो एक ही पंच में स्टूडेंट को आउट कर देता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अचीवमेंट का प्रोग्रेस एक बढ़ गया है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स को एहसास होता है कि इतने पावरफुल इंसान से हारने में कोई शर्म नहीं है और उन्हें अभी भी लॉटरी प्राइज जीतने का मौका है। भीड़ में नई जोश भर जाता है और सब आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, नया स्मार्टफोन जीतने की उम्मीद से मोटिवेट होकर। उसके बाद लिन ज़ीचेन के लिए आसान और सिस्टमैटिक जीतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है और हर चुनौती देने वाले स्टूडेंट को आसानी से हरा देता है। उसके सिस्टम काउंटर हर हारे हुए ओपोनेंट के साथ एक बढ़ता जाता है। आखिरी स्टूडेंट के हार जाने पर एक बड़ा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि 1000 अलग अलग कॉम्पिटिटर्स को हराकर उसने अचीवमेंट पूरा कर लिया है। तुरंत एक और नोटिफिकेशन आता है जो कंफर्म करता है कि उसे नया बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिल गया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लिन ज़ीचेन अपनी मुट्ठी भींचता है, चेहरे पर खालिस जीत का भाव, खुशी से झूम रहा है कि उसकी लंबी और मुश्किल चुनौती आखिरकार रंग लाई। क्वेस्ट पूरा होने पर सिस्टम नोटिफिकेशन लिन ज़ीचेन के नए रिवॉर्ड की डिटेल्स दिखाता है। उसे बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मिल गया है, जो दूसरे जीवों पर उसके डैमेज को बढ़ा देता है। वो अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए सोचता है कि भले ही ये एक सिंपल और प्रैक्टिकल डैमेज बढ़ाने वाली एबिलिटी है, तो थोड़ी नाराजगी होती है कि सिस्टम ने बढ़ोतरी की सटीक वैल्यू नहीं बताई। अपना उद्देश्य पूरा कर लिन ज़ीचेन रिंग से कूदकर नीचे आता है और ऐलान करता है कि चैलेंज खत्म हो गया। लड़कियां निराश हो जाती हैं और शिकायत करती हैं कि ये बहुत जल्दी खत्म हो गया, वे और ज्यादा देखना चाहती थीं। वेस्ट न करते हुए लिन ज़ीचेन शेन किंगहान का हाथ पकड़ता है, भीड़ को चीरते हुए उन्हें बाहर ले जाता है और खाली हो रहे जिम से जल्दी निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल के ऑफिस से जोरदार हंसी सुनाई देती है। अंदर शंघाई हाई की प्रिंसिपल अपनी डेस्क पर बैठी लिन ज़ीचेन को बधाई दे रही है कि अब वो ऑफिशियली स्कूल का नंबर 1 फाइटर बन गया है। पास झुककर वो मजाक में पूछती है कि चेन वुक्सिंग को भी एक झटके में हरा दिया तो जरूर अपनी असली ताकत छुपा रखी है। शेन किंगहान के साथ सोफे पर बैठा लिन ज़ीचेन अपनी ड्रिंक पीते हुए विनम्रता से कहता है कि उसने अपनी पावर का थोड़ा सा ही हिस्सा छुपाया था। प्रिंसिपल उसे देखकर मुस्कुराती है, साफ है कि वो उसे मान नहीं रही। वो चेन वुक्सिंग के हाल के स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम का जिक्र करती है, जहां उसने एक हाथ से 690 किलो का बारबेल उठाया था। उसके आधार पर वो कॉन्फिडेंटली अनुमान लगाती है कि लिन ज़ीचेन एक हाथ से कम 800 किलो उठा सकता है। अंदर से लिन ज़ीचेन जानता है कि अपनी असली बहुत ज्यादा ताकत उसे नहीं पता लगने देनी है। वो साथ निभाते हुए कहता है कि उसका अनुमान लगभग सही है और उसके ऑफिशियल डेटा में 795 किलो लिखा है। प्रिंसिपल विजयी अंदाज में हंस पड़ती है, खुश कि वो सही थी। वो जश्न मना रही होती है। लिन ज़ीचेन उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। स्कूल का सबसे ताकतवर बन जाने के बाद लिन ज़ीचेन तुरंत अपने असली प्रायोरिटी की तरफ मुड़ता है। उत्सुकता भरे चेहरे से हाथ उठाकर वो प्रिंसिपल से पूछता है कि 8,810 युआन का प्राइज मनी कब मिलेगा। ऐसे पर उसके फोकस से मजा लेते हुए प्रिंसिपल उसे छोटा शैतान कहकर हंसती है, लेकिन मान जाती है और तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देती है। जैसे ही प्रिंसिपल उसकी नई जिम्मेदारियों की बात शुरू करती है, लिन ज़ीचेन बीच में बोलता है और पूछता है कि और कुछ है क्या जो वो उसके लिए कर सके। फिर वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि दोनों को स्विमिंग पसंद है। वो जिम के स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है। क्लियर करता है कि उसे एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए, यानी जब भी वे इस्तेमाल करेंगे तो पूल बाकी सबके लिए बंद रहे। प्रिंसिपल मुस्कुराती है और आसानी से मान जाती है, अंदर से हैरान होते हुए कि इतनी आसानी से मान गई। लिन ज़ीचेन एक और शर्त जोड़ता है। वो बताता है कि स्विम ट्रंक्स में देखे जाने से उसे नफरत है,
इसलिए प्राइवेट सेशंस के दौरान सिक्योरिटी कैमरे कवर कर देगा। ये बात सुनकर शेन किंगहान का चेहरा गहरा लाल हो जाता है। प्रिंसिपल के दिमाग में तुरंत एक सजेस्टिव निष्कर्ष बन जाता है। लड़का और लड़की अकेले पूल में कैमरे बंद करके उसके दिमाग में रोमांटिक और स्टीमी सीन की कल्पना दौड़ने लगती है। अपनी गलतफहमी के साथ खेलते हुए प्रिंसिपल डेस्क से चाबी निकालती है और लिन जेकिन से कहती है कि वो सारी रिक्वेस्ट पूरी करेगी। वो उसे चाबी थमाती है और ऑफिशियली पूल को उनका प्राइवेट स्विमिंग एरिया घोषित कर देती है। चाबी लेते समय वो पास झुककर आखिरी मजाकिया वार्निंग फुसफुसाती है। कहती है कि वहां अंदर नई लाइफ क्रिएट न कर देना, सावधानी बरतना। उसकी ये सजेस्टिव कमेंट लिन जीचेन को पूरी तरह कंफ्यूज कर देती है। वो सोचता है कि नई लाइफ से उसका क्या मतलब है। स्कूल के हॉलवे में चलते हुए लिन जीचेन स्विमिंग पूल की चाबी को देखता है। वो सोचता है कि एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल जाने से अब वो शेन किंगहान की रहस्यमयी एबिलिटीज को ठीक से एक्सप्लोर कर सकता है। उसके विचारों में शेन किंगहान उसे रोककर कहती है कि उसे एक फेवर चाहिए। घबराए चेहरे से वो बताती है कि उसने सिंगिंग कंपटीशन के लिए साइन अप कर लिया है। सोलो पार्ट्स तो उसने प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन डुएट सेक्शन के लिए किसी की मदद चाहिए। शर्माते हुए वो पूछती है कि क्या वो शाम को उसके साथ प्रैक्टिस कर सकता है, और लिन जीचेन खुशी से मान जाता है। खुशी से झूमकर शेन किंगहान मुट्ठी ऊपर करके खुशी खुशी कूदती हुई चली जाती है। लिन जीचेन उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि ये कंपटीशन उसके लिए कितना मायने रखता है। मुस्कुराता है और उम्मीद करता है कि इससे उसे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। उसी रात शेन किंगहान के अपार्टमेंट में दोनों उसके कमरे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो माइक्रोफोन में गाती है और लिन जीचेन बैठकर सुनता है। अपने फोन से डुएट का दूसरा पार्ट देता है। इधर लिविंग रूम में शेन किंगहान के माता पिता शेन जियाने और शूमेंग उन्हें देख रहे हैं। उसके पापा चिंता जताते हुए पत्नी से पूछते हैं कि अब बड़े हो गए हैं तो क्या कमरे में अकेले रहना ठीक है। पत्नी तुरंत उसे डांटती है और कहती है कि बचपन के दोस्त हैं, उसे क्या अधिकार है आपत्ति करने का। गुस्से से कहती है कि बीच में मत पड़ो, जिससे वो तुरंत चुप हो जाता है। माता पिता की बात सुनकर लिन जीचेन सोचता है कि अब प्रैक्टिस खत्म करने का अच्छा समय है। वो शेन किंगहान से कहता है कि आधा घंटा हो गया है, अब पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। जाते वक्त वो उसे अगले दिन के प्लान की याद दिलाता है कि स्कूल के प्राइवेट पूल में जाएंगे ताकि वो अपनी वाटर एबिलिटीज से और कंफर्टेबल हो सके। कहता है स्विम सूट मत भूलना, और वो खुशी से हाँ कहती है। गुड बाय कहकर लिन जीचेन घर चला जाता है। अकेले रहते ही शेन किंगहान के मन में पूल जाने का ख्याल घूमने लगता है और उसका चेहरा गहरा लाल हो जाता है। घबराते हुए वो अलमारी के पास जाती है और सोचती है कौन सा स्विम सूट पहने। वो बेड पर दो ऑप्शंस रखती है, एक साधारण ब्लू वन पीस और एक ज्यादा ओपन ब्लैक बिकिनी। वो ब्लैक बिकिनी उठाती है, चेहरा और लाल होते हुए चिंता करती है कि कहीं ये ज्यादा एक्सपोजिंग तो नहीं। पल के लिए उसकी कल्पना उड़ान भरती है जिसमें वो और लिन जीचेन पानी में एक दूसरे पर छींटे मार रहे हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो फैसला कर लेती है कि सिर्फ वही तो होगा पूल पर, तो ठीक रहेगा। दृढ़ता से वो बिकिनी को अपने स्कूल बैग में ठूंस देती है। अगले दिन स्कूल के बाद लिन जीचेन और शेन किंगहान खाली जिम स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं। पहले से स्विम ट्रंक्स पहनकर लिन जीचेन पूल के किनारे इंतजार कर रहा है। उसका शानदार शरीर दिख रहा है। वो सिक्योरिटी कैमरे की तरफ देखता है, प्रिंसिपल से किए वादे को याद करता है और कॉन्फिडेंटली सोचता है कि हैंडल कर लेगा। तभी शेन किंगहान की आवाज उसके नाम से पुकारती है। मुड़कर देखता है कि वो दरवाजे पर खड़ी है। वो ओपन ब्लैक बिकिनी पहने हुए, चमकती स्माइल और हल्की सी लालिमा के साथ वो उसके पास आती है और इंतजार करवाने के लिए सॉरी कहती है। बाहर से लिन जीचेन शांत दिखता है और बस कहता है कि धीरे आओ और सावधानी से। अंदर से वो पूरी तरह घबरा रहा है और सोच रहा है कि वो कितनी प्यारी लग रही है। कंट्रोल हासिल करने के बाद वो कहता है अब पानी में उतरकर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वो खुशी से मान जाती है। दोनों पानी में उतरते हैं और खूबसूरती से तैरने लगते हैं। पानी के अंदर लिन जीचेन शेन किंगहान का हाथ पकड़ता है और दोनों साथ में तैरते हैं। अचानक उसकी आंखें शौक से फैल जाती हैं क्योंकि उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो तुरंत लिन जीचेन का ध्यान खींचती है। घबराई हुई नजरों से वो घबराकर सतह की तरफ इशारा करती है कि तुरंत ऊपर जाना है। समझते हुए लिन जीचेन उसे पकड़कर तेजी से ऊपर की तरफ खींचता है। स्प्लैश के साथ वो सतह पर आते हैं और चिंतित लिन जीचेन उसे पास रखकर पूछता है कि क्या हुआ। हैरानी और उत्साह के साथ शेन किंगहान कहती है कि पानी उसके शरीर से सीधा गुजर जाता है। डेमोस्ट्रेट करने के लिए वो अपने हाथ सतह के ठीक नीचे रखती है और कहती है देखो, जैसा उसने बताया पानी उसके हाथों की हथेलियों से सीधा गुजर जाता है, जैसे वो ठोस नहीं है। फिर वापस पूल में छपाक से गिरता है। स्कूल पूल में शेन किंगहान अपनी हथेलियों को हैरानी से देख रही है जिसमें से पानी आर पार हो रहा है। कंफ्यूज होकर वो लिन जीचेन से पूछती है कि उसका शरीर पानी क्यों लीक कर रहा है। वो उसे देखता है और समझ जाता है कि वो उसकी छुपी हुई सुपर पावर को देख रहा है। वो सीरियसली कहता है कि अपना हाथ दिखाओ, जांच करूंगा। उसकी हथेली छूकर वो नोट करता है कि इस अजीब एबिलिटी के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं है और जांच के लिए वो सुझाव देता है कि पूल से बाहर निकलें ताकि वो उसके बाकी शरीर को भी चेक कर सके। साफ लाल होते और घबराए हुए शेन किंगहान शर्माते हुए हाँ कहती है। थोड़ी देर बाद शेन किंगहान पूल के पास लाउंजर पर लेटी हुई है, लिन जीचेन के टेस्ट से पानी से भीगी हुई। जब वो उसके ऊपर पानी डाल रहा होता है वो पूछती है कि जांच और कितनी देर चलेगी। 3 बार चेक करने के बाद लिन जीचेन सोचकर कहता है कि और कोई असामान्यता नहीं है।
उसे बैठाने में मदद करते हुए वो कहता है कि अभी के लिए सिर्फ उसके हाथों में ये एबिलिटी है। वो समझकर सिर हिलाती है। पूल के किनारे बैठकर शेन किंगहान पूछती है कि क्या उसकी लंबे समय की बेड वेटिंग प्रॉब्लम इस पावर से जुड़ी है। शायद शरीर का कोई और हिस्सा भी पानी पास कर देता हो। लिन जीचेन मानता है कि हो सकता है और कहता है कि अगली बार जब पेशाब लगे तो उसे बताना। खुद लाल होते हुए वो कहता है कि उसे महसूस करना चाहिए कि शरीर का कोई और हिस्सा भी हथेलियों जैसा फील करता है या नहीं। तुरंत उसे शर्म आती है कि वो लगभग परवर्ट जैसा लग गया। अचानक शेन किंगहान का चेहरा खुशी से चमक उठता है। खुशी से चिल्लाकर कहती है कि इसका मतलब वो बेकार लड़की नहीं बल्कि वाटर पावर वाली सुपर पावर यूजर है। नए जोश के साथ वो सोचती है कि अगर अपनी पावर को पूरा डेवलप कर ली तो वो लिन जीचेन के बराबर का पार्टनर बनकर उसके साथ खड़ी हो सकेगी। कहानी रात के व्यस्त शहर में जारी होती है जहां साइबॉर्ग्स के बड़े होलोग्राफिक एड्स लगे हैं। लिन जीचेन एक सुपरमार्केट में एंटर करता है जहां एक फ्रेंडली फीमेल क्लर्क उसे वेलकम करती है। वो कॉन्फिडेंस से काउंटर पर जाता है, कार्ड सरकाता है और एक हैरान करने वाला रिक्वेस्ट करता है, महंगे सेवेज जायंट ईगल मीट के 100 जिन। क्लर्क इस बड़े ऑर्डर से शॉक हो जाती है। घबराते हुए वो उसका पेमेंट कार्ड और डिलीवरी एड्रेस का नोट लेती है और हकलाते हुए हाँ कहती है। लिन जीचेन के जाते समय क्लर्क सोचती है कि कौन सा अमीर युवा मास्टर इतना एक्स्ट्रावेगेंट हो सकता है। हैरानी के बावजूद वो प्रोफेशनली ऑर्डर फॉर्म पूरा करती है और मुस्कुराते हुए अच्छी रिव्यू मांगती है। बाद में एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में लिन जीचेन अपना डिलीवरी रिसीव करता है। वो अपने फाइनेंस के बारे में सोचता है। वेब नॉवल से अभी 1,2,0,0,0 युआन मिले हैं जिससे कुल 1,0,0,0,0 युआन हो गए हैं। वो सोचता है कि ये खर्चा कवर करने के लिए काफी है। बड़े बॉक्स ऑफ बीस्ट रिमेन्स को देखकर वो उसकी पावर अनलॉक करने को तैयार होता है और सोचता है कि कोडेक्स क्या सरप्राइज देगा। हाथ मीट पर रखते हुए तुरंत सफेद एनर्जी का एक ताकतवर वोटेक्स फट पड़ता है और उसे घेर लेता है। ब्लू सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि वो सेवेज जायंट ईगल की लाइफ सोर्स को अब्जॉर्ब कर रहा है और कोडेक्स अनलॉक प्रोग्रेस 100% हो गया है। उसे ईगल की पावर का विजन मिलता है, शानदार सफेद पक्षी ऊंचे उड़ता हुआ, पानी में गोता लगाता और अपने ताकतवर पंजों से विशाल पर्पल स्क्विड जैसे जीव को पकड़ता है। विजन खत्म होने पर लिन जीचेन चमकती ब्लू लाइट में खड़ा है। आखिरी सिस्टम नोटिफिकेशन ऐलान करता है कि उसने सेवेज जायंट ईगल कोडेक्स सफलतापूर्वक अनलॉक कर लिया और नया बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट आई ऑफ द स्काई हासिल कर लिया। सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी नई एबिलिटी आई ऑफ द स्काई को एक्सप्लेन करता है। ये बताता है कि उसका विजन फील्ड और मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। पावर एक्टिवेट होते ही उसकी आंखें ब्राइट गोल्डन लाइट से चमकने लगती हैं। प्यूपिल्स कॉम्प्लेक्स और ईगल जैसे हो जाते हैं। नई स्किल को टेस्ट करते हुए लिन जीचेन का पर्सपेक्टिव बहुत चौड़ा हो जाता है। पूरे शहर का पैनोरामिक बर्ड्स आई व्यू मिलता है। पावर बेहद प्रिसाइज है। भीड़ में एक आदमी पर जूम इन करके उसकी फोन पर लिखा टेक्स्ट भी बहुत दूर से पढ़ सकता है। वो हैरान होता है कि ईगल की विजन कितनी ताकतवर होती है। उसके बाद लिन जीचेन घर लौट आता है। वो हैरान होता है जब देखता है कि उसके पेरेंट्स लिन यानशेंग और झांग वांगशन एक भयानक न्यूज रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें हाई लेवल जीन फ्यूजर पब्लिक में म्यूटेट हो गया और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। फुटेज में एक भयानक पंखों वाला मॉन्स्टर ट्रक को ऊपर उठाए हुए तबाही के मंजर में दिख रहा है। ब्रॉडकास्ट एक गर्मा गर्म डिबेट पर कट जाता है। एक आदमी कहता है कि जीन फ्यूजन गलत रास्ता है, इंसानों को अपनी छुपी हुई पोटेंशियल खुद अनलॉक करके इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरा आदमी तुरंत चैलेंज करता है, इसे फैंटेसी कहता है और गुस्से से पूछता है कि बिना जीन फ्यूज के अबेरेंट बीस्ट से कैसे लड़ेंगे। ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट तो गोली भी नहीं रोक सकते। बेट देखते हुए लिन जीचेन के माता पिता इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। लिन यानशेंग कहते हैं कि जीन फ्यूजर्स अनकंट्रोलेबल बम जैसे हैं। झांग वांगशिन उनकी चिंता को खारिज करती हैं और बताती हैं कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं और ऐसी घटना की संभावना बेहद कम है। वो आगे कहती हैं कि एक और बड़ी समस्या यह है कि जीन फ्यूजर्स अक्सर बच्चे पैदा करने की क्षमता खो देते हैं। लिन यानशिंग सहमत होते हैं और कहते हैं कि फ्यूजन से पहले जेनेटिक मटेरियल सेव कर लेना या बच्चा कर लेना बेहतर है। बात करते हुए झांग वांगशिन को अचानक एहसास होता है कि उनका बेटा वापस आ गया है। वो घबरा जाती है कि ये बातें बेटे के सुनने लायक नहीं थीं और शर्म से लाल चेहरा करके उसे ग्रीट करती है। ये घबराहट देखकर लिन शीचेन ने सजेस्ट किया कि उन सबको साथ में डिनर करना चाहिए। जब सब खाना खा रहे थे तब लिन शीचेन ने बताया कि कल उसके स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन है और शेन किंगहान ने उसमें हिस्सा लिया है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए। लिन यानशिंग ने कहा कि पूरी फैमिली उसे चीयर करने जाएगी और झांग वांगशिन भी एक्साइटमेंट के साथ मान गई। उसने ये भी कहा कि शेन किंगहान उसके लिए बेटी जैसी है। लिन शीचेन ने शांति से हाँ कह दिया। कंपटीशन की रात बहुत बड़ा इवेंट था जहां एक बड़ी लाइट्स वाली स्टेज थी और लोगों की भीड़ बहुत जोशीली थी। जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, लिन यानशिंग और झांग वांगशिन ऑडियंस में थे। वो हेडबैंड और एक बड़ा चमकने वाला साइन लेकर शेन किंगहान को जोर जोर से चीयर कर रहे थे। शो शुरू होने से पहले एक खाली क्लासरूम में लिन जीचेन शेन किंगहान की तैयारी में मदद कर रहा था। उसने धीरे से उसके चेहरे पर मेकअप लगाया। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो उसे बहुत ध्यान से घूर रहा है। शर्माते हुए उसने पूछा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। लिन जीचेन बस मुस्कुराया और बोला कि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। उसकी इस सच्ची तारीफ ने शेन किंगहान को, जो एक सुंदर ब्लैक गाउन में थी,
और भी ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। उनके इस पर्सनल पल के बीच में उनकी फ्रेंड चुरुई आ गई, जिसने अंदर झांका। उसने चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या उनका ये रोमांस खत्म हो गया है। घबराई हुई शेन किंगहान ने जल्दी से समझाया कि उसने सिर्फ इसलिए मदद मांगी थी क्योंकि लिन का मेकअप करने का हुनर बहुत अच्छा है। चुरुई ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया और उन्हें एक ओल्ड मैरिड कपल की तरह बिहेव करने के लिए चिढ़ाया। लिन जीचेन ने हाथ में कई मेकअप ब्रश पकड़े हुए थे, जिससे उसकी मेकअप मास्टर वाली इमेज और पक्की हो गई। चुरुई ने बताया कि वो बस ये याद दिलाने आई थी कि अगले 2 परफॉर्मेंस के बाद उन्हें स्टेज पर जाना है। एक आखिरी बार हाथ हिलाकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद लिन जीचेन ने शेन किंगहान से कहा कि वो उसे तैयारी के लिए छोड़ने चलेगा, मगर शेन किंगहान वहीं बैठी रही। वो बहुत नर्वस लग रही थी और कांप रही थी। बहुत ज्यादा घबराए हुए चेहरे के साथ उसने शर्माते हुए उसकी जैकेट खींची और कुछ बोलने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने बताया कि घबराहट की वजह से उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहा, जिससे उसकी ड्रेस और फर्श पर गीला निशान पड़ गया। बहुत ज्यादा दुखी होकर शेन किंगहान फूट फूट कर रोने लगी। उसने लिन जीचेन से कहा कि उनकी परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है और उसे डर है कि उसने सब खराब कर दिया। उसे डर है कि अगर सबको पता चला कि उसने कपड़े गीले कर लिए हैं तो सब उससे नफरत करेंगे। लिन जीचेन शांति से उसके पास गया, उसका चेहरा पकड़ा और कहा कि रोना बंद करो वरना मेकअप खराब हो जाएगा। जब वे खाली क्लासरूम में अकेले खड़े थे तब उसे एक आइडिया आया। उसकी नजर बड़े सफेद पर्दों पर पड़ी। बिना टाइम वेस्ट किए उसने कैंची उठाई और दीवार से एक पर्दा निकाल लिया। उसने उसे टेबल पर फैलाया और बहुत सफाई से कपड़े को काटना शुरू किया। शेन किंगहान उसे हैरानी से देखने लगी और उसके आंसू रुक गए। देखते ही देखते उसने पर्दे को एक सुंदर मल्टी लेयर्ड सफेद ड्रेस में बदल दिया। उसकी इस समझदारी से इंप्रेस होकर उसने धीरे से उसका नाम लिया। लिन जीचेन ने अपनी बनाई हुई ड्रेस उसे दी और कहा कि जल्दी बाथरूम जाकर चेंज कर लो। शर्माते हुए शेन किंगहान ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है और उसे पीछे मुड़ने को कहा ताकि वो वहीं चेंज कर सके। उसकी इस रिक्वेस्ट से लिन जीचेन काफी घबरा गया और उसका चेहरा लाल हो गया। शर्मिंदा होने के बावजूद वो मान गया और पीछे मुड़ गया ताकि उसे प्राइवेसी मिल सके। उसके पीछे शेन किंगहान ने अपनी खराब हुई ब्लैक ड्रेस उतारी। भले ही वो देख नहीं रहा था, लेकिन लिन जीचेन सब कुछ सुन सकता था और वो तब तक घबराया रहा जब तक उसने नई ड्रेस नहीं पहन ली। कपड़े बदलने के बाद शेन किंगहान ने लिन जीचेन से कहा कि वो अब मुड़ सकता है। उसने देखा कि वो उस अचानक बनाई गई ड्रेस में बहुत कमाल लग रही है। उसने मुस्कुराते हुए उसे थैंक्स कहा और बताया कि रोने के बाद अब उसकी नर्वसनेस खत्म हो गई है। लिन जीचेन ने उसे लक विश किया और प्यार से उसके सिर को थपथपाया, जबकि वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जल्द ही अनाउंसर ने ली चुक्सिन और शेन किंगहान को स्टेज पर बुलाया। उन्होंने एक बहुत ही शानदार और जोशीली परफॉर्मेंस दी जिसने सबका दिल जीत लिया। उसके बाद अनाउंसर ने थोड़ा सस्पेंस बनाया और फिर उन्हें विनर डिक्लेयर कर दिया। दोनों दोस्तों ने खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाया और लोग पागलों की तरह चीयर करने लगे। भीड़ में लिन जीचेन अपने पिता के साथ खड़ा था और एक सेटिस्फाइड मुस्कान के साथ गर्व से तालियां बजा रहा था। अगले दिन एक टीचर क्लासरूम में आए और खिड़की को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने गुस्से में पूछा कि पर्दा किसने काटा है। पनिशमेंट के तौर पर लिन जीचेन और शेन किंगहान को पूरा क्लासरूम साफ करना पड़ा। पोछा लगाते वक्त लिन जीचेन ने सोचा कि ये सजा उनके काम के हिसाब से ठीक ही है। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि उसने 1000 बार को ऑपरेट करने का अचीवमेंट पूरा कर लिया है। उसे रिवॉर्ड के तौर पर ग्रेगेरियस एनिमल एट्रीब्यूट मिला, जिससे आसपास मौजूद साथियों की वजह से उसकी कॉम्बैट पावर बढ़ जाती है। इस अनपेक्षित जीत पर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। इसी बीच शेन किंगहान की लाइफ काफी सुधर गई। जीत के बाद वो पहले से कहीं ज्यादा पॉपुलर हो गई। दूसरी लड़कियां उसकी सिंगिंग की तारीफ करने लगीं और उसे कराओके के लिए इनवाइट करने लगी। एक नए कॉन्फिडेंस के साथ उसने खुशी खुशी हाँ कह दिया। उसके कॉन्फिडेंस की वजह से उसकी मार्शल आर्ट्स स्किल्स में भी काफी सुधार हुआ। लिन जीचेन ने भी प्रोग्रेस की और एक बड़ा मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जीता, जो शंघाई हाई के लिए 5 सालों में पहली जीत थी। उसके पेरेंट्स शेन किंगहान और उसकी टीम ने मिलकर सेलिब्रेट किया। जल्द ही उसका कमरा ट्रॉफियों से भर गया। फेम की वजह से उसे एक एंडोर्समेंट डील मिली और वो हे फैमिली के मार्शल आर्ट्स जिम का स्पोक्स पर्सन बन गया। उसकी सारी मेहनत रंग लाई। अपनी एंडोर्समेंट डील और वेब नॉवेल की इनकम को मिलाकर लिन जीचेन ने 9 लाख युआन से ज्यादा जमा कर लिए थे। अपना बैंक बैलेंस देखकर उसे लगा कि ये अगले कोडेक्स को अनलॉक करने के लिए काफी है। लिन जीचेन सुपरमार्केट के क्लर्क से अपना अगला ऑर्डर लेने के लिए एक सुनसान जगह पर गया। उस बड़े बॉक्स के अंदर एक हिडन ड्रैगन के अवशेष थे, जो छिपकली जैसा दिखने वाला एक जीव है और अपनी स्टेल्थ के लिए जाना जाता है। पीठ पर अपना हाथ रखकर लिन जीचेन ने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू किया और उसके चारों ओर एक पावरफुल नीली रोशनी चमकने लगी। सिस्टम नोटिफिकेशन ने कंफर्म किया कि वो हिडन ड्रैगन के लाइफ सोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और कोडेक्स प्रोग्रेस 100% हो गई। थोड़ी देर बाद एक और नोटिफिकेशन आया कि उसने हिडन ड्रैगन कोडेक्स अनलॉक कर लिया है और उसे नेचुरल कैमोफ्लेज नाम का एट्रीब्यूट मिला है। सिस्टम ने उसकी नई पावर के बारे में समझाया।
ये एबिलिटी उसे अपनी प्रेजेंस कम करने और अपना असली बायोलॉजिकल लेवल छिपाने की इजाजत देती है। लिन जीचेन को तुरंत समझ आ गया कि इस स्किल को दो तरह से यूज किया जा सकता है। वो हमले के लिए छिप सकता है या दुश्मनों को झांसा देने के लिए अपनी असली ताकत छिपा सकता है। अपना मेन काम पूरा करने के बाद उसे याद आया कि उसे अपनी माँ के लिए केक खरीदना है और वो शहर की तरफ चल दिया। उसकी सोच एक चिल्लाने की आवाज से टूट गई। उसने मुड़कर देखा कि दो गार्ड्स जबरदस्ती एक सुंदर लाल बालों वाली औरत को ले जा रहे थे। अचानक अरेस्ट करने वाली टीम में शामिल एक लड़के ने सरप्राइज होकर उसका नाम पुकारा। लिन जीचेन ने उसे पहचान लिया। वो उसके स्कूल का सीनियर झांग काई था। उसका ध्यान झांग काई की पावरफुल साइबरनेटिक टांगों पर गया। झांग काई ने कैजुअली बताया कि हाई स्कूल में फेल होने के बाद वो बाइकर बन गया था और एक एक्सीडेंट में उसके पैर इतने खराब हो गए कि उन्हें काटना पड़ा। झांग काई ने बताया कि वो लकी था कि उसे मैकेनिकल गॉड ग्रुप के एक एक्सपेरिमेंट में शामिल होने का मौका मिला, जिसने उसे एक अपाहिज इंसान से साइबॉर्ग में बदल दिया। लिन जीचेन ने क्यूरियस होकर अरेस्ट की गई औरत के बारे में पूछा। एक गार्ड ने बताया कि वो रैट गॉड कल्ट की मेंबर है और 9 भगोड़ों में अकेली औरत है। तभी झांग काई के साथी ने उसे चलने के लिए आवाज दी। वो जल्दी में हाथ हिलाकर चला गया और बाद में बात करने का प्रॉमिस किया। लिन ने भी हाथ हिलाया। उन्हें जाते हुए देखकर लिन जीचेन को कुछ शक हुआ। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर रैट गॉड कल्ट के भगोड़ों को नहीं ढूंढ पाई। लेकिन इस मैकेनिकल गॉड ग्रुप ने उसे कितनी आसानी से पकड़ लिया। उसने सोचा कि इस ग्रुप को कम आंकना सही नहीं होगा। उसकी सोच उसकी माँ झांग वांगशिन की कॉल से टूटी। उन्होंने पूछा कि क्या उसने केक खरीद लिया है और वो घर कब आएगा। उसने कहा कि वो रास्ते में है और जल्दी आ जाएगा और माँ ने उसे केयरफुल रहने को कहा। सीन अब एक बर्थडे सेलिब्रेशन की तरफ शिफ्ट होता है क्योंकि उनके बर्थडे में सिर्फ एक दिन का फर्क है, इसलिए दोनों फैमिलीज हमेशा साथ में सेलिब्रेट करती हैं। पेरेंट्स साथ मिलकर हैप्पी बर्थडे गा रहे थे। अपने 18वें बर्थडे पर वे दोनों साथ खड़े हुए और केक की मोमबत्तियां बुझाईं। उसके बाद उनकी माताओं ने उन्हें एक दूसरे को गिफ्ट्स देने के लिए कहा। जब वे खुशी खुशी गिफ्ट्स दे रहे थे तभी कमरा जोर जोर से हिलने लगा और उनकी खुशियां थम गईं। सबका बैलेंस बिगड़ गया और कोई चिल्लाया कि क्या ये भूकंप है। लिन जीचेन ने तुरंत शेन किंगहान को पकड़ा ताकि वो गिर न जाए, लेकिन लिन जीचेन को तुरंत महसूस हो गया कि ये कोई मामूली भूकंप नहीं है। कुछ तो बहुत गलत लग रहा था। शहर के बहुत नीचे असली वजह का पता चला। वहां एक बड़ी गुफा चूहों से भरी हुई थी जिनकी लाल आंखें चमक रही थीं और वे ऊपर की तरफ आ रहे थे। अगली सुबह टीवी न्यूज में पिछली रात की घटना को मामूली बताया गया। एंकर ने समझाया कि शंघाई सिटी ऐसी जगह नहीं है जहां बड़े भूकंप आए, इसलिए लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट के वक्त लिन जीचेन ने खाना खत्म किया और पेरेंट्स से कहा कि वो स्कूल जा रहा है। उसके पिता ने उसे संभल कर रहने को कहा। बाहर शेन किंगहान इंतजार कर रही थी और उसने खुशी से साथ स्कूल चलने को पूछा। लिन मान गया। चलते हुए उसने खुशी से कहा कि अब वो 18 के हो गए हैं तो वे ऑफिशियली एडल्ट्स बन गए हैं। लिन जीचेन ने याद दिलाया कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स भी आने वाले हैं। शेन किंगहान ने माना कि इसके बारे में सोचकर ही उसे नर्वसनेस होती है। कुछ समय बीता और लिन जीचेन ने अगले कोडेक्स को अनलॉक करने के लिए काफी पैसे जमा कर लिए। उसने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू किया और जब उसने वॉइड क्रोकोडाइल को टारगेट किया तो चारों तरफ पर्पल एनर्जी घूमने लगी। सिस्टम नोटिफिकेशन ने कंफर्म किया कि वो उस जीव के लाइफ सोर्स को ले रहा है और कोडेक्स अनलॉक 100% हो गया। उसे एक बड़े मगरमच्छ जैसे जीव का विजन दिखा जो एक विशाल चील से बचने की कोशिश कर रहा था। आखिरी नोटिफिकेशन आया कि उसने वॉइड क्रोकोडाइल कोडेक्स अनलॉक कर लिया है और उसे डेंजर परसेप्शन नाम की नई एबिलिटी मिली है। सिस्टम ने बताया कि ये एबिलिटी उसे आसपास के खतरों को भांपने और दूसरों की ताकत का अंदाजा लगाने में मदद करेगी। लिन जीचेन ने सोचा कि ये स्किल अचानक होने वाले हमलों से बचने में बहुत काम आएगी। अपनी नई पावर को टेस्ट करने के लिए वो एक बिजी शॉपिंग मॉल गया। भीड़ में चलते हुए उसने अपना डेंजर परसेप्शन यूज किया और अब वो हर किसी का पावर लेवल देख सकता था। उसने नोटिस किया कि ज्यादातर लोग टायर 1 या टायर 2 के हैं, यानी वे नॉर्मल लोग हैं। सुपरमार्केट में घूमते हुए उसने कोडेक्स के लिए अपना अगला टारगेट चुना। उसने लाइफ एंड डेथ टोड मीट के पैकेट देखे और उसे लगा कि इससे उसे खुद को ठीक करने की पावर मिल सकती है। लेकिन उसकी खुशी तब गायब हो गई जब उसने कीमत देखी, जो कि 1 लाख युआन प्रति दिन थी। उसे एहसास हुआ कि उसके वेब नॉवल की कमाई इसे खरीदने के लिए काफी नहीं है। उसने ठान लिया कि एग्जाम्स के बाद उसे अपनी इनकम बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। कहानी अब नानजियांग प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंचती है। पर्पल बालों वाली एक औरत, मो डोंगजी, जो शंघाई यूनिवर्सिटी की वाइस प्रिंसिपल और नानजियांग की एजुकेशन मिनिस्टर है, रिपोर्ट सुन रही थी। जूनियर अफसर अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर रहा था। मो डोंगजी ने शांति से अपनी ड्रिंक पी और उसे थैंक्स कहा। फिर उसने ओरिजिन साइट नंबर 36 के बारे में पूछा। उसके असिस्टेंट ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि वहां हालात अब कंट्रोल में हैं। उसने समझाया कि अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा प्रोविंस बर्बाद हो जाता। जब और कोई बात नहीं बची तो मो डोंगजी ने उसे जाने के लिए कह दिया। उसके जाने के बाद मो डोंगजी अकेले कुछ सोचने लगी। उसने खुद से कहा कि उसे किसी को अपना स्टूडेंट बनाए हुए कई साल हो गए हैं। वो एक बड़ी खिड़की के पास गई जहां से सुंदर बीच दिख रहा था
और अपने रिफ्लेक्शन को देखने लगी। मार्शल आर्ट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 9 दिनों का एक बहुत ही कठिन प्रोसेस है। पहले दिन सुबह रिटन एग्जाम होता है और दोपहर में फिजिकल फिटनेस टेस्ट। दूसरे से 8वें दिन तक स्टूडेंट्स को एक हफ्ते के लिए जंगल में लड़ने और सर्वाइवल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। आखिरी यानी 9वें दिन जीन फ्यूजन और मैकेनिकल मॉडिफिकेशन का टेस्ट होता है। कहानी अब 7 जून को पहुंचती है, जो एग्जाम का पहला दिन है। लिन जीचेन और शेन किंगहान साथ चल रहे थे, लेकिन वो साफ तौर पर घबराई हुई थी। उसने नर्वस होकर उसकी आस्तीन खींची और बताया कि वो बहुत डरी हुई है। उसका सबसे बड़ा डर वही पुरानी प्रॉब्लम थी। लिन जीचेन ने उसकी तरफ देखकर एक प्यारी मुस्कान दी। उसने उसे गले लगा लिया और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। उसने उसे हौसला दिया कि उसकी पढ़ाई अच्छी है और उसने डायपर पहनकर पहले से सावधानी बरत ली है, इसलिए उसे बस अपना बेस्ट देना है। उसके इतने करीब होने से वो शर्मा गई। वो शर्मा रही थी, पर उसे सुकून भी मिला। उसने वादा किया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी और उसे भी अपना बेस्ट देने को कहा। वो मान गया। रिटन एग्जाम के दौरान लिन शीचेन कॉन्फिडेंस के साथ बैठा था और आसानी से पेपर सॉल्व कर रहा था। उसने टाइम खत्म होने से बहुत पहले ही पेपर पूरा कर लिया। जब कुछ और करने को नहीं था तो वो अपने हाथ पर सिर रखकर अपने वेब नॉवल के लिए नए आइडिया सोचने लगा। एग्जाम के बाद उसने देखा कि शेन किंगहान सिर झुकाए चल रही है और उदास लग रही है। उसे फिक्र हुई कि शायद उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ। वो उसे दिलासा देने पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और याद दिलाया कि सिर्फ पास होना ही काफी है। मगर शेन किंगहान ने तुरंत कहा कि उसका पेपर बहुत अच्छा गया और उसे दिलासे की जरूरत नहीं है। हैरान होकर लिन जीचेन ने पूछा कि फिर वो इतनी परेशान क्यों दिख रही है। बहुत ज्यादा शर्माते हुए शेन किंगहान ने धीरे से बताया कि उसे फिर से वही प्रॉब्लम हो गई थी। उसने जल्दी से उसे रुकने को कहा और खुद वॉशरूम की तरफ भागी। लिन शीचेन ने उसे जल्दी आने को कहा क्योंकि फिजिकल फिटनेस टेस्ट शुरू होने वाला था। बाद में वेटलिफ्टिंग के दौरान लिन शीचेन ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई। अनाउंसर ने उसका स्कोर बताया जब उसने बड़ी आसानी से एक हाथ से 950 किलो का वजन उठा लिया, जिसे देख बाकी स्टूडेंट्स दंग रह गए। उसके क्लासमेट्स यकीन नहीं कर पा रहे थे और उसके पुराने रिकॉर्ड्स जैसे 5.12 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ और 4.91 मीटर की ऊंची कूद को याद करने लगे। अपने टेस्ट पूरे करने के बाद थकी हुई शेन किंगहान जिम कपड़ों में लिन जीचेन के पास आई। उसने पूछा कि उसके टेस्ट कैसे रहे। एक थकी हुई पर गर्व वाली मुस्कान के साथ उसने अपने स्कोर बताए। 9.32 सेकंड में दौड़, 1.62 मीटर की कूद और 125 किलो वजन। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा कि उसके रिजल्ट्स लिन के सामने कुछ भी नहीं है। लिन जीचेन ने उसकी तारीफ की और कहा कि इतने अच्छे स्कोर के साथ वो टॉप स्टूडेंट्स में से एक है। उसने प्यार से उसके सिर को सहलाया और वो उसे खुशी से देखने लगी। कुछ देर बाद उनका क्लासमेट हेयू दौड़ता हुआ आया और बताया कि रिटन एग्जाम के स्कोर आ गए हैं। उसने बताया कि वांग शुओजी और लुगैंग ने 80 के आसपास स्कोर किया है और उसे खुद 80 मिले हैं। जब उसने उनके स्कोर पूछे तो शेन किंगहान ने नर्वस होकर अपना फोन चेक किया। जैसे ही उसने देखा कि उसे 82 मिले हैं, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। हेयू ये सुनकर हैरान रह गया। वे दोनों लिन जीचेन की तरफ मुड़े। उसने शांति से अपना फोन दिखाया जिस पर पूरे 100 नंबर थे। शेन किंगहान उसके लिए चिल्लाई, जबकि हेयू हक्का बक्का होकर बुदबुदाया कि लिन हमेशा की तरह बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। बाद में घर जाते वक्त शेन किंगहान ने अगले फेज यानी जंगल वाले टेस्ट को लेकर अपनी घबराहट जाहिर की। लिन जीचेन ने उसका हाथ थामा और भरोसा दिलाया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ रहेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। उसे तसल्ली मिली और वो उसके साथ रहने को मान गई। इसी बीच एक प्राइवेट रूम में 2 अनजान लोग एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे। एक सूट और मास्क पहने आदमी ने एक छोटे से लकड़ी के बॉक्स को दूसरे लड़के को दिया। मास्क वाले आदमी ने अपने जूनियर को इंस्ट्रक्शन दी कि वो सेफ्टी ऑफिसर की अपनी पोजीशन का सही फायदा उठाए। उस जवान लड़के ने बॉक्स ले लिया। उसके अंदर 10 डार्क सीड्स जैसी चीजें थीं, जिन्हें उस आदमी ने डेमन सीड्स कहा, जो उसके मिशन में मदद करेंगे। मास्क वाले आदमी ने प्रॉमिस किया कि अगर वो कामयाब हुआ तो उसे ऑर्गेनाइजेशन का फुल मेंबर बना लिया जाएगा। मगर वो लड़का किसी और रिवॉर्ड में इंटरेस्टेड था। उसने कहा कि उसे कोई रेयर फ्रूट चाहिए। मास्क वाले आदमी ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे नासमझ कहा। उसने समझाया कि एक फ्रूट उसे सिर्फ मिड टायर तक ले जाएगा, जबकि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर वो बहुत ज्यादा एडवांस बन सकता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का मान गया और उसे समझ आ गया कि ऑफिशियल मेंबर बनना ज्यादा फायदे का सौदा है। बसों का एक काफिला घने और धुंध वाले जंगल से गुजर रहा था। एक अनाउंसमेंट हुई कि स्टूडेंट्स जल्द ही प्रैक्टिकल एग्जाम वाली जगह पहुंचने वाले हैं। बस के अंदर शेन किंगहान लिन जीचेन के कंधे पर सो रही थी। उसने उसे प्यार से जगाया और बताया कि वे पहुंच गए हैं। एक ऑटोमेटेड आवाज ने एंट्रेंस 9 के स्टूडेंट्स को बस से उतरकर असेंबली पॉइंट पर जाने के लिए कहा। स्टूडेंट्स एक बड़े एरिया में इकट्ठा हुए जहां उन्हें एक हफ्ते तक चलने वाले एग्जाम के रूल समझाए गए। जंगल में जगह जगह स्कोर टोकन्स छिपाए गए थे, कुछ मुश्किल जगहों पर और कुछ जंगली जानवरों के पास। खतरनाक जानवरों के पास सेफ्टी ऑफिसर्स तैनात थे, लेकिन उनसे मदद मांगने पर आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाते। सबसे पावरफुल जानवर और सबसे ज्यादा स्कोर जंगल के बहुत अंदर वाली जगहों पर थे। किसी भी स्टूडेंट का फाइनल ग्रेड उसके टोकन्स और कैमरा फुटेज में उसकी परफॉर्मेंस को देखकर तय किया जाएगा। 1 0
शून्य, 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 शून्य। स्टूडेंट्स 50,000 टोकन्स के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि कम से कम आधे स्टूडेंट्स को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इस एग्जाम में साथ मिलकर काम करना और एक दूसरे से कंपटीशन करना दोनों ही जरूरी है। स्टूडेंट्स टीम बनाकर टोकन शेयर कर सकते हैं या फिर उन्हें दूसरों से चुरा सकते हैं। एक ऑफिशियल अनाउंस करता है कि उनके पास तैयारी के लिए 1 घंटा है। अभी तुरंत स्टूडेंट्स ने आपस में अलायंस बनाना शुरू कर दिया। एक स्टूडेंट अपने पिता के बारे में बड़ी बड़ी बातें करके जोर जोर से टीममेट्स ढूंढने की कोशिश करता है। उसकी इस कोशिश को एक सख्त फीमेल इंस्ट्रक्टर ने तुरंत रोक दिया और उन्हें इस तरह खुलेआम रिक्रूटिंग करने के खिलाफ वार्निंग दी। पास ही लिन जिचेन और शेन किंगहान स्नैक्स खा रहे थे। तभी लड़कियों का एक ग्रुप लिन जिचेन को टीम बनाने के लिए पूछता है। उसने साफ मना कर दिया। तभी एक और स्टूडेंट जिसके बाल भूरे लाल थे पास आता है और पूछता है कि क्या वो उनका कुछ खाना खरीद सकता है। इसके बजाय लिन जिचेन ने उसे टोस्ट का एक पैकेट गिफ्ट के तौर पर दे दिया। इंप्रेस होकर उस स्टूडेंट ने टीम बनाने का सुझाव दिया और अपना इंट्रोडक्शन एक टॉप हाई स्कूल के होंग जुनपिंग के रूप में दिया। अपना स्नैक खाते हुए लिन जिचेन ने पोलाइटली उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। थोड़ा निराश होकर होंग जुनपिंग उसे खाने के लिए थैंक्स बोलता है और वहां से चला जाता है। जाते हुए देखकर शेन किंगहान कहती है कि वो लड़का कितना अजीब था। लिन जिचेन उसे देखकर मुस्कुराता है और समझाता है कि उस आदमी का असली इरादा खाना नहीं बल्कि उसके साथ खड़ी इस खूबसूरत लड़की से बात करना था। ये रियलाइज करके कि वो उस पर डोरे डाल रहा था, शेन किंगहान शर्मा जाती है। ब्रेक खत्म होने के बाद लिन जिचेन ने शेन किंगहान का हाथ पकड़ा और वे जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही वे इस बड़े जंगल में एंटर करते हैं, लिन जिचेन एक सावधानी भरी स्ट्रेटेजी अपनाने का फैसला करता है। शेन किंगहान को माहौल में ढालने के लिए वे सेफर आउटर एरियाज में स्कोर टोकन्स ढूंढना शुरू करते हैं। सर्च में मदद के लिए लिन जिचेन अपनी ऑय ऑफ द स्काई एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमकने लगती हैं। उसकी बढ़ी हुई विजन की वजह से वो तुरंत टारगेट को स्पॉट कर लेता है। वो शेन किंगहान को बताता है कि उसे पास के एक पेड़ के ऊपर एक टोकन मिला है और उसे लाने के लिए कहता है। उत्साह में शेन किंगहान गजब की फुर्ती के साथ हवा में ऊंची छलांग लगाती है। एक पल बाद वो जीत की खुशी में नंबर 1 वाला टोकन ऊपर उठाती है और लिन जिचेन को चिल्लाकर बताती है कि उसे ये मिल गया। अपनी ऑय ऑफ द स्काई की मदद से लिन जिचेन पूरे एरिया को स्कैन करता है और शेन किंगहान को एक के बाद एक छिपे हुए टोकन्स की तरफ भेजता है। जल्द ही उसके पास एक एक पॉइंट वाले कई टोकन्स जमा हो जाते हैं। खुशी के मारे शेन किंगहान लिन जिचेन को गले लगा लेती है और कहती है कि वो कितना अमेजिंग है। उनकी खुशी तब रुक गई जब वहां अचानक कोई आ गया। वो होंग जुनपिंग था, जो मुस्कुराहट के साथ उनका वेलकम करता है। वो एक बड़ा स्कोर टोकन दिखाता है और कहता है कि उसने पहले ही 28 पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। वो कहता है कि वो लिन जिचेन का एहसान चुकाना चाहता है, लेकिन असल में उसका मकसद प्यारी सी शेन किंगहान के करीब आना था। वो फॉर्मली टीम बनाने का ऑफर देता है और कहता है कि वे तीनों आपस में पॉइंट्स बराबर बांट लेंगे। जिचेन ने सीधे तौर पर इस ऑफर को मना कर दिया। वो होंग जुनपिंग से कहता है कि अगर वो सच में एहसान चुकाना चाहता है तो बस अपने सारे स्कोर टोकन्स उन्हें दे दे। होंग जुनपिंग इस अजीब डिमांड से हैरान और गुस्से में नजर आता है। उसका फ्रेंडली बर्ताव गायब हो जाता है और एक पावरफुल ओरा के साथ वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है कि उन्होंने गलत रास्ता चुना है। जब होंग जुनपिंग ये चिल्लाते हुए हमला करता है कि उन्होंने गलत रास्ता चुना है, लिन जिचेन शांति से मुस्कुराता है और कहता है कि असल में होंग जुनपिंग ने गलत रास्ता चुना है। लड़ाई पल भर में खत्म हो गई। लिन जिचेन ने होंग जुनपिंग के पेट पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे वो दर्द के मारे दोहरा हो गया और उसके मुंह से खून निकल आया। दुश्मन को हराने के बाद लिन जिचेन और शेन किंगहान साथ चल देते हैं और लिन जिचेन के हाथ में अब होंग जुनपिंग का स्कोर टोकन होता है। उनके पीछे उन पर हमला करने वाला लड़का बेहोश पड़ा होता है। परेशान होकर शेन किंगहान पूछती है कि क्या वो ठीक हो जाएगा, लेकिन लिन जिचेन उसे दिलासा देता है कि उसने तो अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की। अगले कुछ दिनों तक लिन जिचेन शेन किंगहान को गाइड और ट्रेन करता रहता है। वो उसे और टोकन्स ढूंढने में मदद करता है, भारी पत्थर उठवाकर उसकी ताकत बढ़ाता है और जंगली सुअर का शिकार करने जैसी सर्वाइवल स्किल्स सिखाता है। उनका सारा समय सिर्फ काम में नहीं बीतता, वे ताजे फल इकट्ठा करने जैसे सिंपल मोमेंट्स को भी एंजॉय करते हैं। वे एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं और उन स्टूडेंट्स को आसानी से हरा देते हैं जो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। थक जाने पर वे एक काम चलाऊ छत के नीचे साथ में आराम करते हैं। जब शेन किंगहान उसके कंधे पर सो जाती है तो लिन जिचेन उसे प्यार से देखता है और चाहता है कि ये सुकून भरा पल और लंबा चले। आखिरकार वे जंगल के सेंट्रल एरिया में पहुंच जाते हैं। शेन किंगहान एक लकड़ी के साइन बोर्ड की तरफ इशारा करती है जिस पर लिखा था डेंजर अबेरेंट बीस्ट जोन। ताकि जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं वहां सब कुछ बहुत शांत और डरावना लगने लगता है। शेन किंगहान कहती है कि शायद वे बहुत देर से आए हैं, क्योंकि वहां कोई भी अबेरेंट बीस्ट नजर नहीं आ रहा था। वहां किसी के होने का इकलौता सबूत रास्ते पर फैले हुए खून के डरावने निशान थे। जंगल में चलते हुए शेन किंगहान निराश हो जाती है और दुख जताती है कि अगर वे जल्दी आते
तो वो अबेरेंट बीस्ट को मारकर जीनियस का टाइटल जीत सकती थी। लिन ज़िचेन उसके सिर पर हाथ रखकर उसे दिलासा देता है और कहता है कि इस टाइटल की कोई खास वैल्यू नहीं है और अब वापस जाने का टाइम हो गया है। वो सोचता है कि हर तरफ कैमरे होने की वजह से बीस्ट का शिकार करना इम्पॉसिबल है, इसलिए शेन किंगहान की सर्वाइवल स्किल्स पर फोकस करना ज्यादा सही है। कॉम्बैट असेसमेंट के बाद स्टूडेंट्स को अगले फेज यानी जीन फ्यूजन कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। उन्हें एक आइलैंड पर बनी हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी आइलैंड जीन रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहां उन्हें टेस्ट के लिए लाइन में लगने को कहा गया। लैब के अंदर स्टूडेंट्स अपना ब्लड सैंपल देने का इंतजार करते हैं। शेन किंगहान लिन ज़िचेन से पूछती है कि क्या टेस्ट ट्यूब्स में रखा लिक्विड टेस्ट के लिए है। वो कंफर्म करता है कि ये फ्लोइंग क्लाउड जेलीफिश जेनेटिक रिएजेंट्स हैं। इस जेलीफिश के जीन्स इंसानी शरीर के साथ अच्छे से मैच होते हैं और ब्लड के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये टेस्टिंग के लिए बेस्ट है। इस प्रोसेस में स्टूडेंट का ब्लड जेलीफिश रिएजेंट में मिलाया जाता है ताकि रिएक्शन देखी जा सके, जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट जीन फ्यूजन के लिए सही है या नहीं। वेट करते समय घबराया हुआ ही यू कहता है कि वो जीन फ्यूजन टेस्ट पास करना चाहता है क्योंकि वो मैकेनिकल मॉडिफिकेशन टेस्ट नहीं देना चाहता। चू रुई बताती है कि सुना है मैकेनिकल टेस्ट बहुत दर्दनाक होता है, जैसे शरीर जल रहा हो, क्योंकि इसमें बॉडी के अंदर मेटल डाला जाता है। ये सोचकर ही यू डर जाता है और दुआ मांगने लगता है। ब्लड सैंपल देने के बाद स्टूडेंट्स लगभग 1 घंटे तक रिजल्ट का इंतजार करते हैं। जैसे ही स्कोर्स आते हैं, एक लड़की 8% स्कोर पर खुश होती है, वहीं दूसरी लड़की 4% आने पर दुखी हो जाती है। एक और क्लासमेट 6% के साथ जैसे तैसे पास होने पर राहत की सांस लेता है। स्टूडेंट्स ग्रेडिंग स्केल के बारे में बात करते हैं। 6% पास होने के लिए है, 8% बहुत अच्छा है और टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए 10% चाहिए। ये भी बताते हैं कि क्योटो के मशहूर जीनियस की कॉम्पेटिबिलिटी 16% है। ये सुनकर लिन ज़िचेन सोचता है कि उसका स्कोर क्या होगा और उसे लगता है कि शायद वो 20% तक पहुंच जाए। शेन किंगहान घबराकर सपोर्ट के लिए लिन ज़िचेन का हाथ पकड़ लेती है। शांति से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि नर्वस होना नॉर्मल है, जबकि वो सोच रहा था कि अगर उसका स्कोर कम आया तो शायद वो उसके साथ आगे न बढ़ पाए। तभी उनकी दोस्त चू रुई खुशी से चिल्लाती है कि उसका स्कोर 10% आया है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए काफी है। लेकिन यू अपने 11% स्कोर से थोड़ा निराश है। उसे लगा था कि स्कोर ज्यादा आएगा। दूसरों के रिजल्ट्स देखकर लिन ज़िचेन अपना फोन चेक करता है। शेन किंगहान अपना स्कोर देखने से बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो लिन ज़िचेन से पहले उसका स्कोर चेक करने को कहती है। वो मान जाता है और अपना फोन देखता है। उसका रिजल्ट शानदार 15% आता है। खुशी के मारे शेन किंगहान तुरंत लिन ज़िचेन को गले लगा लेती है और कहती है कि इतने स्कोर के साथ वो जरूर प्रोविंस का टॉप स्कॉलर होगा। शेन किंगहान की खुशी के बावजूद लिन ज़िचेन मन ही मन निराश है कि उसका 15% स्कोर क्योटो के जीनियस से कम है। फिर वो शेन किंगहान से कहता है कि अब उसकी बारी है और वो घबराते हुए मान जाती है। वो उसे यकीन दिलाता है कि अगर उसका स्कोर अच्छा आ सकता है तो उसका भी जरूर आएगा। लेकिन जैसे ही वो उसका रिजल्ट देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। शेन किंगहान और चू रुई भी उसके कंधे के ऊपर से फोन में देखती हैं और दंग रह जाती हैं। फोन की स्क्रीन पर एक ऐसा रिजल्ट था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। शेन किंगहान की जीन फ्यूजन कॉम्पेटिबिलिटी 21% आई थी। सीन अब नानजिंग प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हेडक्वार्टर पर शिफ्ट होता है, जहां मो डोंगजी दूसरे अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही हैं। मो डोंगजी अनाउंस करती हैं कि जीन फ्यूजन कॉम्पेटिबिलिटी के रिजल्ट्स आ गए हैं। सबसे पहले वे लिन ज़िचेन की प्रोफाइल देखते हैं, जिसका 15% स्कोर उसे प्रोविंस का टॉप स्कॉलर बनाता है। बाकी अधिकारी शंघाई हाई की प्रिंसिपल को बधाई देते हैं और वो दिखावा तो सादगी का करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत गर्व होता है। जैसे ही सबको लगा कि टॉप स्टूडेंट मिल गया है, तभी शेन किंगहान का रिजल्ट सामने आता है। उसका 21% का स्कोर देखकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अधिकारी हैरानी जताते हैं और पूछते हैं कि क्या इतना ज्यादा स्कोर मुमकिन भी है। प्रिंसिपल भी उतनी ही हैरान है, क्योंकि उसे लगा था कि शेन किंगहान बस लिन ज़िचेन की एक नॉर्मल सी बचपन की दोस्त है। इस अनोखे रिजल्ट ने मो डोंगजी का इंटरेस्ट जगा दिया और वो शेन किंगहान के बारे में और जानकारी मांगती हैं। शंघाई हाई की प्रिंसिपल घबराते हुए मो डोंगजी से कहती है कि शायद ये कोई गलती है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस हमेशा से ऑर्डिनरी रहा है। मो डोंगजी यहाँ भरती हैं और फैसला करती हैं कि उन्हें खुद जाकर देखना होगा। टेस्टिंग फैसिलिटी में स्टूडेंट्स 21% रिजल्ट को लेकर शोर मचा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या टेस्ट में कोई गलती हुई है। शेन किंगहान खुद हैरानी में लिन ज़िचेन से पूछती है कि क्या ये कोई मिस्टेक है। लिन ज़िचेन शांति से कहता है कि उसे नहीं लगता कि ये कोई गलती है। वो उसके करीब जाकर समझाता है कि उसका पानी के साथ नेचुरल लगाव है और क्योंकि टेस्ट में वाटर एट्रीब्यूट वाले बीस्ट का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए ये रिजल्ट सही है। शेन किंगहान को सारी बात समझ आ जाती है। उसे एक्साइटमेंट के साथ एहसास होता है कि उसकी बॉडी वाटर एट्रीब्यूट वाले जीन्स के लिए परफेक्ट है और वो एक नेचुरल जीनियस है। कॉन्फिडेंस के साथ वो लिन ज़िचेन की तरफ देखती है और सोचती है कि अब वो उसके साथ खड़े होने के काबिल बन गई है। लिन ज़िचेन उसके लिए खुश होकर मुस्कुराता है। उनका ये पल तब टूट गया जब किसी ने बाहर देखने के लिए चिल्लाया। जैसे ही वे मुड़ते हैं, वे समंदर से उठते हुए पानी के एक बड़े बवंडर को देखते हैं, जिसके ऊपर मो डोंगजी खड़ी थी। स्टूडेंट्स हैरानी से देखते हैं कि वो कैसे उस उठती हुई लहर पर खड़ी हैं। बाकी स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि कहीं वो कोई दुश्मन तो नहीं,
जो इस पूरी जगह को तबाह करने आई है। मो डोंगजी शालीनता से नीचे उतरती हैं और पानी पीछे हट जाता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्टाफ उन्हें तुरंत पहचान लेता है और सिर झुकाकर उनका नाम लेता है। वे बताते हैं कि वो मो डोंगजी हैं, शंघाई यूनिवर्सिटी की वाइस प्रिंसिपल, जो 1000 साल पुराने मार्शल आर्ट्स खानदान से हैं। स्टाफ मेंबर्स फुसफुसाते हैं कि उनके परिवार ने कभी ड्रैगन्स को वश में किया था, जिससे उन्हें पानी कंट्रोल करने की ये ताकत मिली। स्टाफ को इग्नोर करते हुए मो डोंगजी सीधे शेन किंगहान के पास जाती हैं और पूछती हैं कि क्या वो वही है। रिजल्ट को दोबारा चेक करने के लिए वो साइंटिस्ट को शेन किंगहान का ब्लड सैंपल लेकर 3 बार फिर से टेस्ट करने का ऑर्डर देती हैं। इसके बाद थकी हुई शेन किंगहान अपने दोस्तों के साथ बैठती है। यू अपनी चिंता जताता है और वो कहती है कि बार बार ब्लड निकालने की वजह से उसका हाथ सुन्न हो गया है। जल्द ही एक साइंटिस्ट शेन किंगहान को अपने साथ आने के लिए कहता है। उसे एक प्राइवेट ऑफिस में ले जाया जाता है जहां मो डोंगजी उसका इंतजार कर रही थी। मो डोंगजी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि रिजल्ट्स आ गए हैं। वो उस घबराई हुई लड़की के करीब जाती हैं और बताती हैं कि तीनों टेस्ट में स्कोर 21% ही आया है। सीधे मुद्दे पर आते हुए मो डोंगजी उसे एक बड़ा ऑफर देती हैं। वो शेन किंगहान को अपनी डिसाइपल बनाना चाहती हैं। शेन किंगहान पूरी तरह हैरान रह जाती है और हकलाने लगती है। अपनी ताकत दिखाने के लिए मो डोंगजी डेस्क पर रखे ग्लास से पानी को हवा में उड़ाती हैं और उसे गोल गोल घुमाती हैं। वो शेन किंगहान से कहती हैं कि उनका स्टूडेंट बनकर वो भी ये सब आसानी से कर पाएगी। शेन किंगहान सोचने के लिए वक्त मांगती है और पहले लिन जिचेन से बात करना चाहती है। मो डोंगजी उसकी हिचकिचाहट को दूर करती हैं और कहती हैं कि इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके सिर्फ फायदे ही हैं। मो डोंगजी कहती हैं कि वो एजुकेशन मिनिस्टर और वाइस प्रिंसिपल हैं, इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया है कि शेन किंगहान उनकी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। वो करीब आकर घबराई हुई शेन किंगहान से पूछती हैं कि क्या उसे कुछ कहना है। डरी हुई शेन किंगहान धीरे से जवाब देती है कि उसे कुछ नहीं कहना। बेबस महसूस करते हुए वो घबराहट में मो डोंगजी का कॉन्टैक्ट नंबर अपने फोन में सेव कर लेती है। मो डोंगजी उसे बताती हैं कि उनकी एक और डिसाइपल है जो शेन किंगहान की सीनियर सिस्टर होगी। वो बताती हैं कि वो स्टूडेंट भी इसी की उम्र की है, लेकिन 10 साल से ट्रेनिंग कर रही है। मो डोंगजी उसे एक फोटो भेजती हैं और कहती हैं